अध्याय 481 वन। अध्याय 481 वन। जैसे ही रहस्यमय इकाई ने ली हुआ कड़ाही को नीचे उतरते देखा, तब तक चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अपने सिर और अंगों को अंदर की ओर खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे अपने शरीर पर भरोसा करना पड़ा ताकि वह ऊपर से आने वाले कड़ाही के प्रभाव को सहन कर सके। बूम! ली हुआओ कड़ाही ने उस रहस्यमय सत्ता पर प्रहार किया, जिससे अपार शक्ति का उत्सर्जन हुआ। इसने उस जीव को हवा में ही समुद्र में वापस धकेल दिया, जिससे एक विशाल ज्वारीय लहर उत्पन्न हुई। समुद्र का पानी आसमान में काफी ऊपर तक उछला, जिसके परिणामस्वरूप 10 मील के दायरे में मूसलाधार बारिश हुई। लू किंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि रहस्यमयी वस्तु टुकड़ों में बिखरने के बजाय केवल समुद्र में वापस जा गिरी। हालांकि उसने जल्दबाजी में हमला किया था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ली हुआओ कड़ाही एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी। किसी प्राणी का इससे सीधे प्रहार को सहने के बावजूद नष्ट न होना भयावह था। समुद्र को घूरते हुए लू किंग को यह महसूस हुआ कि उस प्राणी की आभा केवल थोड़ी कमजोर हुई थी और उसमें गंभीर चोट के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। उसका भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह एक सामान्य गोल्डन कोर दायरे के आध्यात्मिक जानवर की क्षमता से कहीं अधिक था। पंच तत्व पंख वाला सर्प तेजी से लू किंग के पास उड़ा और अपने मुंह में पकड़े हुए काले आत्मा मोती को बाहर थूक दिया। लू किंग ने उसे पकड़ लिया और अपने स्वर्ग और पृथ्वी की एक चीत थैली में रख लिया। बूम! उसी क्षण समुद्र में भयंकर लहरें उठी और एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। लू किंग को अंततः उस रहस्यमय प्राणी का वास्तविक रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यह एक विशालकाय जानवर था जिसका सिर अजगर जैसा भयावह था। उसके मोटे अंगों में रेजर जैसे नुकीले पंजे थे और उसका शरीर एक कठोर कवच से ढका हुआ था जिस पर गहरे पैटर्न बने हुए थे। इसका विशाल आकार कई मील तक फैला हुआ था। लू किंग ने अब तक जितने भी प्राणियों का सामना किया था उनसे कहीं अधिक बड़ा। हालांकि अब उसके खोल पर एक धंसा हुआ निशान था जिस पर दरारें फैल रही थीं और खून के हल्के निशान रिस रहे थे। स्पष्ट रूप से, हालांकि ली हुआ कड़ाही के प्रहार से उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, फिर भी प्रभाव से कुछ नुकसान हुआ था। इस समय वह जानवर लू किंग और पंचतत्व पंख वाले सर्प को बर्फीली ठंडी निगाहों से घूर रहा था। सर्प कांप उठा और सहज रूप से लू किंग के पीछे हट गया। जब उस जानवर ने पहले उसका पीछा किया था तो उसे सचमुच लगा था कि उसका अंत निश्चित है। इसके अलावा उसे उस प्राणी के सामने आत्मसमर्पण करने की एक प्रबल, सहज इच्छा महसूस हो सकती है। वह भय उसकी वंश परंपरा की गहराई से उपजा था, एक अदृश्य दमन जो उस पर दबाव डाल रहा था। यदि यह लू किंग की दिव्य आत्मा का गुलाम न होता और अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात करने में असमर्थ न होता तो शायद ये भय के मारे पहले ही भाग गया होता। हालांकि लू किंग ने अपनी विशेष दृष्टि क्षमता को सक्रिय किया और उस जानवर को घूर कर देखा। तुरंत ही उसके शरीर से एक घनी बैंगनी रोशनी निकलने लगी। उसके सामने कई प्रकार की जानकारी सामने आई। प्राचीन ड्रैगन कछुआ, गहरे समुद्र में रहने वाला एक शक्तिशाली और अनोखा जीव। साधना, नवजात आत्मा शरीर, स्वर्णिम मूल आत्मा। ये ड्रैगन कछुआ पूर्वज ड्रैगन के 9 पुत्रों में से एक सुआननी के वंश का है। इसका शारीरिक गठन उसी स्तर के अन्य आध्यात्मिक प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वंशज ड्रैगन वंश असाधारण रूप से लचीला है, जो एक छोटी दुनिया में स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों का भी सामना करने में सक्षम है। इस ड्रैगन कछुए ने एक बार अपनी साधना को त्याग दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी और स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय से बचने के लिए गहरी नींद में प्रवेश किया। ये 40,000 वर्षों से अधिक समय से जीवित है। यद्यपि ड्रैगन कछुओं का जीवन काल लंबा होता है, लेकिन उनके विशाल आकार के कारण उनकी साधना की प्रगति सामान्य आध्यात्मिक प्राणियों की तुलना में बहुत धीमी होती है। सूचनाओं की बाढ़ ने लू किंग को स्तब्ध कर दिया। अब उसे समझ में आ गया कि यह प्राणी इतना शक्तिशाली क्यों था। ली हुआओ कड़ाही से प्रहार किए जाने के बाद भी इसे केवल मामूली क्षति क्यों हुई। इसमें पूर्वज ड्रैगन का वंश समाहित था। पूर्वज ड्रैगन 9 विपत्तियों वाला एक विलक्षण प्राणी था, जो शक्ति के मामले में कल्पना से परे एक इकाई थी। यहाँ तक कि उसकी 9 संतानों में से एक सुआननी 10,000 साल पहले ही 6 विपत्तियों के स्तर तक पहुँच चुकी थी। इस तरह के वंश की अपार शक्ति स्वतः स्पष्ट थी। तो सुआननी के वंश का वह अंश जो उस समय लुप्त हो गया था, उस पर ड्रैगन टोरटोइस कबीले का अधिकार हो गया। बीते समय की घटनाओं को याद करते हुए लू किंग ने आखिरकार पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने एजियो ड्रैगन पास में 2 विरासतें प्राप्त की थीं, एक खाई में तलवार के निशान से और दूसरी सुआननी के पंजे के निशान से। विरासत के ब्रह्मों ने 10,000 साल पहले का एक दृश्य प्रकट किया। सुआननी एक चाल से दाववादी स्वर्ग शटर से हार गई। उसके पंजे पर एक घाव रह गया, जिससे उसके खून की एक बूंद एजियो ड्रैगन पास के पास स्थित विशाल नदी में गिर गई, जिससे अनगिनत जलीय विदेशी जीवों के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ड्रैगन टोरटोइस कबीले ने अंततः सुआननी के वंश के उस बचे खुचे अंश पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसके सामने मौजूद ड्रैगन कछुआ संभवतः वह मूल कछुआ नहीं था जिसने सुआननी का रक्त अवशोषित किया था, बल्कि वह उसका वंशज था। आखिरकार उस प्राणी का जीवनकाल केवल लगभग 40,000 वर्ष था, जबकि दाववादी स्वर्ग शटर और सुआननी के बीच युद्ध 100,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुआ था। फिर भी पैतृक ड्रैगन वंश अत्यंत दुर्जेय है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी और स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों से बचने में सक्षम है। ये ड्रैगन कछुआ 40,000 वर्षों तक जीवित रहा, जिसका अर्थ है कि यह पिछले साधना युग से जीवित है और अब तक कायम है।
लेकिन प्लेग एल्डर और नेदरवर्ल्ड ओल्ड घोस्ट के विपरीत, जो आत्मा स्थानांतरण तकनीकों का उपयोग करके और आध्यात्मिक कलाकृतियों पर परजीवी बनकर अपने मूल शरीर को त्याग कर जीवित रहे थे। इस ड्रैगन कछुए ने स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपनी वंशानुक्रम की शक्ति पर भरोसा किया था। नष्ट होने के बजाय इसकी खेती में केवल गिरावट आई और यह सुप्तावस्था में चला गया। अब आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ ड्रैगन कछुआ एक बार फिर जागृत हो गया था। हालांकि इसकी ताकत अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। ये सब जानकर लू किंग को हैरानी और राहत दोनों महसूस हुई। सौभाग्यवश आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान कुछ ही साल पहले शुरू हुआ था। ये ड्रैगन कछुआ अभी भी अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने से बहुत दूर था। अन्यथा पैतृक ड्रैगन रक्त से परिपूर्ण नवजात आत्मा क्षेत्र के ड्रैगन कछुए का सामना करते हुए अपने परिपूर्ण स्वर्ण कोर के साथ भी लू किंग के पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि इस एहसास ने भी स्थिति को जटिल बना दिया। हालांकि ड्रैगन कछुए का क्षेत्र गिर गया था, फिर भी उसका शरीर नवजात आत्मा के स्तर पर बना रहा। उसने जो देखा था उससे तो यही लगता था कि ली हुआओ कड़ाही के हमले से भी उसके कवच पर सिर्फ एक खरोंच ही आई थी। हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसने कड़ाही की क्षमता का कम से कम 40-50% हिस्सा उजागर कर दिया था। यदि वह कड़ाही की पूरी शक्ति का उपयोग भी कर ले तब भी ड्रैगन कछुए को गंभीर रूप से घायल करना मुश्किल होगा, उसे मारना तो दूर की बात है। इसके अलावा जब उसने जल आत्मा मोती की जांच की तो उसने पाया कि इसे पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था और इस पर ड्रैगन कछुए की आत्मा की छाप अंकित थी। इसका मतलब ये था कि जल आत्मा मोती उसके नियंत्रण में था। 5 तत्वों के मोतियों के बीच मौजूद रहस्यमय प्रतिध्वनि के कारण ही वह ड्रैगन कछुए को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने में सक्षम हो पाया था। हालांकि जब तक आत्मा की छाप बनी रहेगी, जल आत्मा मोती को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन होगा। किसी खजाने से आत्मा की छाप मिटाने के केवल 3 ही तरीके थे। ड्रैगन कछुए को मार डालो, जिससे वह निशान अपने आप मिट जाएगा। ड्रैगन कछुए को स्वेच्छा से इसे मिटाने के लिए मजबूर करें। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दशकों या सदियों तक उस छाप को धीरे धीरे मिटा दें। पहले 2 विकल्प स्पष्ट रूप से असंभव थे। ड्रैगन कछुए की क्रोधित निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सहयोग नहीं करेगा। तीसरा विकल्प भी अल्पावधि में व्यवहार्य नहीं था। इसकी नवजात आत्मा के स्तर को देखते हुए इस छाप को मिटाने में कम से कम दशकों या शायद सदियों का समय लगेगा, यह मानते हुए कि इस बीच ड्रैगन कछुआ और अधिक शक्तिशाली नहीं हो गया। यदि वह उस समय के भीतर अपनी पूरी ताकत वापस पाले, हालात वाकई बेहद खराब हो जाएंगे। novelfire.net अध्याय 481 2 अध्याय 481 2 उस समय लू किंग को जिस चीज का सामना करना पड़ेगा वह संभवतः नवजात आत्मा क्षेत्र में पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा रखने वाला एक भयानक ड्रैगन कछुआ होगा। ये सोचते ही लू किंग को तुरंत सिरदर्द होने लगा। हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से जल आत्मा मोती पर कब्जा कर लिया था, फिर भी इसे परिष्कृत करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। 2 चींटियों, मेरा खजाना लौटा दो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम बिना दफन स्थान के मर जाओ। जैसे ही लू किंग परेशान महसूस कर रही थी, समुद्र पर तैरते हुए ड्रैगन कछुए ने क्रोधित दिव्य आत्मा का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न किया। हम आत्मा में इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका हृदय आनंद से भर गया। क्या ये कछुआ संवाद कर सकता है? इससे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। उसके चेहरे के भाव स्थिर हो गए और वह उदासीन दिखने लगा। नीचे मौजूद ड्रैगन कछुए को देखते हुए उन्होंने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस महासागर की गहराई में एक प्राचीन ड्रैगन कछुआ अभी भी मौजूद होगा। आप स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों से बच गए हैं और आज तक जीवित हैं। केवल आपकी साधना में गिरावट आई है, जबकि आपका भौतिक शरीर अक्षुण्ण बना हुआ है। प्राचीन पूर्वज ड्रैगन की वंश परंपरा वास्तव में असाधारण है। अरे बदमाश, तुमने क्या कहा? लू किंग के शब्दों ने तुरंत ही ड्रैगन कछुए के दिमाग में एक झटका पैदा कर दिया, जिससे उसका विशाल शरीर हिलने लगा और दर्जनों मील तक लहरें उठने लगीं। उसकी पहले की ठंडी और क्रोधी निगाह अब घोर आश्चर्य से भर गई थी। उसने अविश्वास से भरी निगाहों से लू किंग को देखा। ये समझ से परे था कि गोल्डन कोर दायरे की यह मामूली चींटी इसके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकती है। उन्होंने न केवल इसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति का सटीक वर्णन किया था, बल्कि इसके वंश का सबसे बड़ा रहस्य भी उजागर कर दिया था। सही स्रोत नॉवल योजक चिन्ह fire.net है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे अमर साधना के पिछले युग के साधकों को भी नहीं पता था। क्या आपको इसे समझने में कठिनाई हो रही है? ड्रैगन कछुए की आंखों में हैरानी देखकर लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यद्यपि आपकी प्रजाति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन आपकी उत्पत्ति पूरी तरह से अज्ञात नहीं है। प्राचीन काल में आपकी प्रजाति साधारण विशाल कछुआ प्रजाति से अधिक कुछ नहीं थी। संयोगवश आपको सुआन के वंश का एक अंश प्राप्त हुआ, जो पूर्वज ड्रैगन की वंशज है। इसे परिष्कृत करने के बाद आपकी प्रजाति में एक परिवर्तन आया, जिससे ड्रैगन टोरेटोइस वंश का उदय हुआ। ये रहस्य इस दुनिया में भले ही अज्ञात हो, लेकिन विशाल ब्रह्मांड में ये बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। लू किंग ने ड्रैगन टोरेटोइस वंश के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा, जिससे उस प्राणी की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अंततः वह अपने आप को और रोक नहीं सका और दहाड़ते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? ड्रैगन कछुए के दिल में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। उनकी जाति के विकास की प्रक्रिया उनके वंशानुगत प्रमाणों में दर्ज थी। ड्रैगन कछुओं के अलावा किसी अन्य जीवित प्राणी को इसके बारे में पता नहीं था। इसके अलावा इस दुनिया में यह एकमात्र बचा हुआ ड्रैगन कछुआ था।
तो इस युवा व्यक्ति को इस छिपे हुए सत्य के बारे में कैसे पता चला? ड्रैगन टोरटोइस की दृष्टि से लू किंग एक साधारण प्रारंभिक गोल्डन कोर साधक ही थी। उनकी आत्मा में होने वाले आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को देखते हुए उनकी उम्र अविश्वसनीय रूप से कम थी। वह ड्रैगन कछुए के जीवनकाल का एक अंश भी नहीं था, फिर भी उसे उस जाति के सबसे गुप्त रहस्य की जानकारी थी। इससे ड्रैगन कछुए के मन में संदेह पैदा हो गया और लू किंग और भी रहस्यमय लगने लगी। मैं कौन हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलका। ये जल आत्मा का मोती मेरे लिए बहुत उपयोगी है। क्या मैं आपसे इसे देने का अनुरोध कर सकता हूँ? ड्रैगन कछुआ चुप हो गया। अगर किसी और ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो वह उसे अपने एक पंजे से कुचल देता। हालांकि लू किंग के आसपास का माहौल इतना रहस्यमय था कि वह लापरवाही से कोई कदम उठाने में हिचकिचा रहा था। फिर भी जल आत्मा मोती इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही निर्धारित करता था कि यह कितनी जल्दी नवजात आत्मा क्षेत्र में लौट सकता है। इसे इतनी आसानी से सौंपना असंभव था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ड्रैगन कछुए ने अंततः कहा, जल आत्मा का मोती मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो मुझे मना करना होगा। इस समय ड्रैगन कछुआ लू किंग को बदमाश या चींटी कहकर नहीं पुकारता था, बल्कि उसे सम्मानजनक उपाधि से संबोधित करता था। उसके मन में लू किंग अब एक रहस्यमय हस्ती बन चुकी थी, जिसका इतिहास इतना गहरा था कि उसे एक समकक्ष के रूप में माना जा सकता था। ड्रैगन कछुए की प्रतिक्रिया से लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार जिस क्षण से इसने पहली बार प्रतिक्रिया दी थी, इसने ये प्रदर्शित कर दिया था कि यह जल आत्मा मोती को कितना महत्व देता है। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तो फिर अगर मैं बदले में कुछ दूं तो क्या होगा? एक विनिमय। ड्रैगन कछुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जी हाँ, मैं जल आत्मा मोती के बदले एक साधना तकनीक का सौदा करूंगा। लू किंग ने सिर हिलाया। एक तकनीक? ड्रैगन कछुआ हंसा। मजाक कर रहे हो? हमारा कबीला हमेशा से अपनी खास तकनीकों का अभ्यास करता आया है। हमें दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि लू किंग ने कोई खजाना पेश किया होता तो ड्रैगन कछुआ शायद दिलचस्पी लेता, लेकिन एक तकनीक? ड्रैगन कछुए का वंश हमेशा से अपनी पैतृक तकनीकों पर निर्भर रहा था। उन्होंने कभी अन्य तरीकों को नहीं अपनाया। इसके अलावा लू किंग एक मानव साधक था। उसके पास ऐसी कौन सी तकनीकें हो सकती थीं जो ड्रैगन कछुए के लिए उपयोगी हों? हालांकि लू किंग के अगले शब्दों ने ड्रैगन कछुए की आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दीं। अगर मैं आपसे कहूं कि यह तकनीक सुआन नी से संबंधित है, जो एक दिव्य प्राणी है जिसका वंश आपके वंश से जुड़ा हुआ है, क्या तुम सच बोल रहे हो? लू किंग की बातें सुनकर ड्रैगन कछुए का चेहरा अविश्वास से भर गया और फिर उसने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। ड्रैगन कछुए के अत्यधिक सदमे को दर्शाते हुए समुद्र एक बार फिर हिंसक रूप से उफान पर आ गया। स्वाभाविक रूप से ये सच है, लू किंग ने शांत भाव से कहा। असंभव। ड्रैगन कछुआ अपने अविश्वास को दबा नहीं सका और जोर से चिल्लाया। ये बात उसकी समझ से परे थी कि लू किंग के पास उस प्राणी से संबंधित कोई तकनीक हो सकती है। आखिरकार ड्रैगन टोरटोइस वंश की वंशानुगत परंपरा में वह प्राणी पवित्र था। ये सर्वोच्च सत्ता ही थी जिसने उनकी जाति के भाग्य को मौलिक रूप से बदल दिया था। पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्मृतियों में वह दिव्य प्राणी इतना शक्तिशाली था कि उसकी मात्र एक गति अंतरिक्ष को चीर सकती थी, दुनिया की बाधाओं को चकनाचूर कर सकती थी और इस लोक पर विपत्ति ला सकती थी। और फिर भी इस युवा व्यक्ति ने ये दावा करने का साहस किया कि उसे उस प्राणी की तकनीक विरासत में मिली है। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। हालांकि ये याद करते हुए कि लू किंग ने कितनी आसानी से इसकी उत्पत्ति का पता लगा लिया था, यहाँ तक कि यह तथ्य भी कि यह अमर साधना के पिछले युग से अस्तित्व में था, ड्रैगन कछुआ खुद को डगमगाता हुआ पाया। ये युवक बहुत ही रहस्यमय था। अगर किसी और ने ये शब्द कहे होते तो इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया जाता, लेकिन लू किंग के साथ उम्मीद की एक किरण महसूस किए बिना नहीं रहा जा सकता था। यह विश्वास करने की इच्छा कि उसने सच कहा था। अध्याय 482 1। अध्याय 482 1। तो फिर क्या आप विनिमय करना चाहते हैं? ड्रैगन कछुए के चेहरे पर दिख रहे सदमे को देखकर लू किंग को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस उदासीनता से पूछा। ड्रैगन कछुए ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ? ये सच है या नहीं, वरिष्ठ लोग एक नज़र में ही जान जाएंगे। लू किंग ने सहजता से दिव्य चेतना की एक हल्की सी धारा छोड़ी और उसे ड्रैगन कछुए की ओर भेज दिया। ड्रैगन कछुआ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लू किंग की दिव्य चेतना उतनी मजबूत नहीं है तो उसने अंततः विरोध न करने का फैसला किया और उस प्रकाश की किरण को अपनी आत्मा की अनुभूति पर उतरने दिया। जैसे ही ड्रैगन कछुए का संपर्क दिव्य चेतना से हुआ, उसका मन कांप उठा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ईश्वरीय क्षमता। प्राचीन काल की साधना से जीवित बचे एक शक्तिशाली नवजात आत्मा क्षेत्र के प्राणी के रूप में ड्रैगन कछुए के पास वंशानुगत यादें थीं। इसका ज्ञान उस युग के किसानों के ज्ञान से कहीं अधिक था। इसने तुरंत पहचान लिया कि लू किंग की दिव्य चेतना की सूक्ष्म किरण में एक दिव्य क्षमता की शक्ति समाहित है, जिससे इसका हृदय कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने सदमे को समझ पाता, वह उस दिव्य चेतना में निहित जानकारी से पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लू किंग ने एक भ्रम उत्पन्न किया था। इस भ्रम के भीतर एक रहस्यमय और शक्तिशाली जानवर, जिसका रूप धुंध में लिपटा हुआ था, अस्पष्ट और स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, बादलों पर लेटा हुआ था। अचानक ही उस रहस्यमय जानवर ने आलस्य से अपना पंजा चलाया। एक तेज रोशनी की लकीर निकली, जिसने अंतरिक्ष को चीरते हुए आकाश और पृथ्वी को हिला दिया।
उसकी शक्ति ने सर्वथा प्रचंडता के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जब ड्रैगन कछुए ने उस पंजे की रोशनी देखी तो उसकी आत्मा कांप उठी, वह पूरी तरह से मोहित हो गया। उसकी आंखों में गहरे नशे की झलक दिखाई दे रही थी। ड्रैगन कछुए की दृष्टि में उस रहस्यमय प्राणी का प्रहार अकल्पनीय रूप से गहरा था। उसे मात्र देखने मात्र से ही उसका मन अनगिनत विचारों से भर गया। इस सामग्री का स्रोत नॉवल FIR.net है। हालांकि जैसे ही वह तकनीक को समझने के लिए और गहराई से प्रयास करने वाला था, भ्रम अचानक दूर हो गया। उसके हृदय में अभी अभी जो क्षणिक एहसास उभरा था, उसे जबरदस्ती काट दिया गया। नहीं, ड्रैगन कछुआ घबरा गया। उस मायावी प्रहार में एक अथाह दाव, एक सर्वोच्च सत्य समाहित था। उसे एक प्रबल अनुभूति हुई, अगर वह पंजे की उस तकनीक को पूरी तरह समझ पाता, तब शायद वह अड़चन आखिरकार दूर हो जाएगी जिसने इसे हजारों वर्षों से स्थिर रखा हुआ था। लेकिन अब भ्रम के दूर हो जाने के साथ ही उसकी समझ अचानक ही टूट गई। निराशा असहनीय थी। अपनी हड़बड़ी में ड्रैगन कछुए ने अपनी नजर लू किंग की ओर घुमाई और देखा कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तो वरिष्ठ, क्या मैंने आपको धोखा दिया? लू किंग ने पूछा। ड्रैगन कछुए ने गहरी सांस ली, उसका मन गहन चिंतन में लीन हो गया। यह अभी भी निश्चित नहीं था कि लू किंग द्वारा वर्णित तकनीक वास्तव में उसी प्राणी से उत्पन्न हुई थी या नहीं। हालांकि उसने अभी अभी जिस भ्रम का अनुभव किया था, वह निस्संदेह वास्तविक था। उस पंजे की तकनीक ने ही उसकी आत्मा को गहराई से झकझोर दिया था और उसकी समझ को झकझोर दिया था। इस बिंदु पर यह मायने नहीं रखता था कि लू किंग सच बोल रही थी या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह विरासत उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। इससे शायद इसे उस अड़चन को तोड़ने में मदद मिल सके जिसने इसे हजारों वर्षों से फंसा रखा था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ड्रैगन कछुए ने अपना निर्णय ले लिया था। हालांकि इसने तुरंत अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने लू किंग को ध्यान से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हे बालक, तुम्हारा ऐसा सौभाग्यपूर्ण संयोग होगा। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि तुम दैवीय क्षमता रखते हो। ऐसा लगता है कि तुम इस युग के भाग्य के प्रिय पुत्र हो। ओह, तो वरिष्ठ को भी दैवीय क्षमताओं के बारे में पता है? लू किंग ने थोड़ी हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। दरअसल उसने अभी अभी जो प्रदर्शन किया था वह फैंटसम डिवाइन एबिलिटी थी। इसके बिना केवल अपनी दैवीय चेतना पर भरोसा करके सुआन के पंजे के निशान के एक अंश की भी प्रतिकृति बनाना असंभव होता। दुर्भाग्यवश ये ड्रैगन कछुआ बहुत विशाल था और इसका भौतिक शरीर अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र के प्राणी की शक्ति को बरकरार रखे हुए था। इतने विशाल आकार के प्राणी के लिए उसकी दिव्य चेतना भी निस्संदेह बहुत ही शक्तिशाली थी। हालांकि इसकी साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र तक गिर गई थी, फिर भी इसकी आत्मिक शक्ति भयावह रूप से मजबूत बनी रही। लू किंग का अनुमान था कि अगर वह अपनी दिव्य कल्पना शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल भी करे तो भी वह प्राचीन ड्रैगन कछुए को मोहित नहीं कर पाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन पिछले साधना युग में मेरी मुलाकात तुम्हारे दो प्रतिभाशाली मानवों से हुई थी। उनके पास भी दिव्य शक्तियां थीं और उनकी ताकत काफी जबरदस्त थी। ड्रैगन कछुए ने कहा। मैं समझ गई। लू किंग ने बिना आश्चर्य जताए सिर हिलाया। दैवीय क्षमताएं दुर्लभ थीं, लेकिन वह कभी यह नहीं मानता था कि वह इस तरह के सौभाग्य से प्राप्त एकमात्र व्यक्ति है। प्रत्येक युग में अपने अपने विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हुए हैं। प्राचीन साधना युग के दौरान ये स्वाभाविक ही था कि कुछ लोगों ने दिव्य शक्तियां भी प्राप्त कर ली थीं। इतना ही नहीं, जियाओ ली और उनके गुरु दोनों के पास दैवीय शक्तियां भी थीं। अगर इन दोनों ने ड्रैगन कछुए को भी प्रभावित कर दिया था तो वे संभवतः नवजात आत्मा क्षेत्र के भी शक्तिशाली प्राणी थे। वह बस यही सोच रहा था कि क्या वे वर्ल्ड ब्रेकिंग आग पर सवार होने में कामयाब हुए थे। क्या आप इस पंजे की तकनीक के बदले जल आत्मा मोती लेना चाहते हैं? ड्रैगन कछुए ने पूछा। बिल्कुल सही। क्या वरिष्ठ अधिकारी तैयार होंगे? लू किंग ने सिर हिलाया। ड्रैगन कछुए ने दोबारा बोलने से पहले कुछ पल सोचा। मेरे 2 सवाल हैं, क्या आप उनका जवाब देने को तैयार होंगे? कृपया पूछिए वरिष्ठ। तुम्हें इस पंजे की तकनीक की विरासत कहाँ से मिली और तुम मेरी जाति की उत्पत्ति के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? लगता है सीनियर को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, लू किंग ने हंसते हुए कहा। ये बातें मेरे राज हैं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इन्हें किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। यदि वरिष्ठ अधिकारी अदला बदली करने को तैयार नहीं है तो ऐसा ही सही। सबसे बुरी स्थिति में मैं वापस आऊंगा और लगभग 10 साल तक धीरे धीरे जल आत्मा मोती के अंदर मौजूद आत्मा के निशान को मिटाने में बिताऊंगा। मैं उतना समय दे सकता हूँ। इतना कहकर लू किंग जाने के लिए मुड़ गई। इंतजार। ड्रैगन कछुए ने जल्दी से आवाज लगाई। लू किंग रुक गई। क्या वरिष्ठों ने अपना मन बदल लिया है? लू किंग के अडिग रवैये पर ड्रैगन कछुए ने झुंझलाहट में आह भरी। अगर किसी और ने इतनी बेबाकी से बात की होती तो इसका उपहास उड़ाया जाता। जल आत्मा मोती के भीतर जो आत्मा की छाप थी उसे इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। एकमात्र गोल्डन कोर साधक, अगर उन्हें 1 सदी भी दे दी जाए तो भी वे कभी सफल नहीं होंगे। हालांकि लू किंग अलग थी। ये युवक बेहद रहस्यमय था और स्पष्ट रूप से उसके पास आत्मा से संबंधित तकनीकों में विशेषज्ञता प्राप्त एक दिव्य क्षमता थी। यदि वह धीरे धीरे उस छाप को मिटा देता तो ड्रैगन कछुआ इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह छाप बनी रहेगी। बहुत सोचने के बाद ड्रैगन कछुए ने अनिच्छा से आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुमसे सौदा करूंगा। लू किंग मुस्कुराई। तो हम दोनों आत्मा की शपथ लें और उसके बाद ही हम आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ड्रैगन कछुए ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लू किंग के सतर्क स्वभाव से यह स्पष्ट था कि उसने इसकी पूरी योजना बना ली थी।
हालांकि इससे उसे तसल्ली भी मिली, चूंकि लू किंग ने आत्मा की शपथ लेने की पहल की। इसका मतलब ये था कि वह जो विरासत दे रहा था वह प्रामाणिक थी और कोई धोखा नहीं थी। बहुत अच्छा, ड्रैगन कछुए ने सहमति जताई। जल्द ही मनुष्य और पशु दोनों ने अपनी आत्मा की शपथ ली। उनके ऊपर दिव्य दाव की उपस्थिति का एक हल्का सा अंश प्रकट हुआ, जिसने शपथ की वैधता की पुष्टि की। लू किंग ने जल आत्मा मोती के साथ एक जेड पर्ची भी निकाली। उसने सबसे पहले जल आत्मा मोती को आगे की ओर उछाला। वरिष्ठ, कृपया अपने भीतर से अपनी आत्मा की छाप हटा दें। ड्रैगन कछुए ने जल आत्मा मोती को पकड़ लिया। उसकी निगाहों में थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी। अध्याय 482 2 अध्याय 482 2 जल आत्मा मोती दसियों हजार वर्षों से ड्रैगन कछुए के साथ था, फिर भी आज उसे उससे अलग होना था। हालांकि ड्रैगन कछुए को फायदे और नुकसान का आकलन करने का महत्व समझ में आता था। जल आत्मा मोती को कुछ क्षण तक सहलाने के बाद उसने दृढ़तापूर्वक अपने भीतर से अपनी आत्मा की छाप मिटा दी। फिर उसने मोती को लू किंग को लौटा दिया। जल आत्मा मोती के भीतर मौजूद आत्मा की छाप हटा दी गई है। मुझे आशा है कि आप अपना वादा पूरा करेंगे। लू किंग ने जल आत्मा मोती प्राप्त किया और अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की, जिससे पुष्टि हुई कि आत्मा की छाप वास्तव में मिटा दी गई थी। वह तुरंत मुस्कुराया। वरिष्ठ महोदय, निश्चिंत रहिए, मैं अपने वचन से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेड स्लिप को नीचे की ओर झटक दिया। इस जेड स्लिप में वही है जो आप ढूंढ रहे हैं, सीनियर। ड्रैगन कछुए ने जेड स्लिप को पकड़ लिया और उसमें आत्मा की शक्ति भर दी। अंदर एक आत्मा का भ्रम उभरा। उस भ्रम के भीतर बादलों के ऊपर एक धुंधली आकृति वाला एक रहस्यमय जानवर लेटा हुआ था। अचानक उसने अपना पंजा घुमाया और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। जेड स्लिप के अंदर मौजूद भ्रम की स्पष्टता लू किंग द्वारा आत्मा संचरण के माध्यम से पहले प्रेषित की गई स्पष्टता से कहीं अधिक थी। जैसे ही ड्रैगन कछुए ने रहस्यमय जानवर के पंजे के हमले की दिशा का अवलोकन किया, उसके दिमाग में अनगिनत विचार उभर आए। ये जानकर कि लू किंग ने उसे धोखा नहीं दिया था, ड्रैगन कछुआ अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसने रहस्यमय जानवर की पंजे की तकनीक का फिर से अध्ययन किया, जिससे इसके महत्व के बारे में और भी अधिक निश्चितता उत्पन्न हुई। यदि यह इस तकनीक को पूरी तरह से समझ ले तो इसकी साधना का स्तर निस्संदेह अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। यह महसूस करने पर ड्रैगन कछुए को लगा कि जल आत्मा मोती का खोना कोई बड़ा नुकसान नहीं था। आखिरकार सबसे बुरी स्थिति में भी मोती की अनुपस्थिति से केवल उसकी पुनर्प्राप्ति धीमी हो जाएगी, लेकिन इसकी मजबूती बढ़ाने के मामले में मोती का कोई खास महत्व नहीं था। अपनी सर्वोत्तम स्थिति को पुनः प्राप्त करने में इसे अधिक समय लगेगा। विशाल महासागर में वैसे भी कोई भी चीज इसके लिए वास्तविक खतरा नहीं थी। ड्रैगन कछुआ प्रजाति के पास समय या धैर्य की कभी कमी नहीं थी। इसके विपरीत जेड स्लिप के भीतर मौजूद आत्मा के भ्रम में इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह उस अड़चन को तोड़ने में उसकी मदद कर सके जिसने उसे हजारों वर्षों से फंसा रखा था। इस दृष्टिकोण से ड्रैगन कछुए को लगा कि यह सौदा नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा लाभ था। वरिष्ठ ड्रैगन टर्टल, मेरी साधना की सीमा के कारण जेड स्लिप के भीतर स्थित आत्मा माया का उपयोग केवल 10 बार ही किया जा सकता है। कृपया इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, लू किंग ने याद दिलाया। 10 बार। ड्रैगन कछुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इसे पहले ही इसका पता चल चुका था। जब भी वह इस भ्रम को देखता, उसकी स्पष्टता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। स्पष्टतः यह कोई स्थायी विरासत नहीं थी। हालांकि इसे इस तरह की विरासत बनाने की कठिनाई का एहसास था। किसी भ्रम को प्रकट करने में हर बार आत्मा की शक्ति खर्च होती थी। यहाँ तक कि ड्रैगन कछुए के लिए भी यदि वह ऐसी विरासत का सृजन करे तो उसे उन्हीं सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे पता था कि लू किंग उसे धोखा नहीं दे रही थी बल्कि सच बोल रही थी। फिर भी 10 बार काफी था। ड्रैगन कछुए के पंजे थोड़े कस गए। novelfire.net। यदि वह अपनी साधना के दौरान 10 बार अवलोकन करने पर भी किसी तकनीक को नहीं समझ पाता था तो इसका अर्थ ये था कि वह तकनीक उसके लिए नहीं बनी थी। इसके अलावा पंजे की तकनीक के साथ महसूस की गई प्रतिध्वनि के आधार पर इसके सार को समझने के लिए शायद इसे 10 प्रयासों की भी आवश्यकता न हो। जी हाँ, सिर्फ 10 बार। मेरी साधना सीमित है और जेड स्लिप के भीतर की विरासत केवल इसी स्तर तक पहुंच सकती है, लू किंग ने आगे कहा। हालांकि यदि आप 10 प्रयासों का उपयोग कर लेते हैं और फिर भी अधिक समझना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करने के लिए इस संचार ताबीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही लू किंग ने एक जेड ताबीज को नीचे की ओर झटका दिया। ड्रैगन कछुए ने जेड ताबीज को पकड़ लिया और क्षण भर के लिए अचंभित हो गया। यह अनगिनत वर्षों से जीवित था, फिर भी यह पहली बार था जब किसी मानव साधक ने स्वेच्छा से इसे संचार ताबीज दिया था। यहाँ तक कि साधना के पिछले युग में भी जिन 2 नवोदित आत्मा क्षेत्र के साधकों को ये जानता था वे हमेशा इसके प्रति सतर्क रहते थे। ड्रैगन कछुए ने लू किंग को गहरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि ताबीज को स्वीकार करना बेहतर समझा। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि जेड स्लिप के खत्म होने से पहले ही वह तकनीक को समझ लेगा, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। अगर अंत में भी यह अपनी बाधा को दूर करने में विफल रहता है तो इसे इस युवक पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ड्रैगन कछुए को संचार ताबीज स्वीकार करते देख लू किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये कछुआ निसंदेह इस समुद्री क्षेत्र का अधिपति था। इसके साथ सकारात्मक संबंध बनाना बेहद फायदेमंद होगा। असीम गहरा समुद्र हमेशा से ही मनुष्यों के लिए एक अनछुआ और निषिद्ध क्षेत्र रहा है। किसी को नहीं पता था कि इसकी गहराइयों में कौन से खजाने छिपे हुए हैं। यह मुलाकात एक बेहतरीन अवसर थी। यदि वह इस प्राचीन ड्रैगन कछुए के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल हो जाता है तो उसे अनंत गहरे समुद्र का अन्वेषण करने का अवसर मिल सकता है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू किंग को ड्रैगन कछुए के वंश में गहरी दिलचस्पी थी। इसका वंश 9 विपत्तियों के पूर्वज ड्रैगन से जुड़ा हुआ था। यदि वह इसका कुछ हिस्सा हासिल कर ले तो यह उसके लिए बहुत मूल्यवान होगा। बेशक ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वह ड्रैगन कछुए के साथ वास्तव में विश्वास और दोस्ती कायम कर सकता है या नहीं। वरिष्ठ, अब जबकि हमारा आदान प्रदान पूरा हो चुका है, मैं आपकी साधना में बाधा नहीं डालूंगा। मैं अब चलता हूँ। इतना कहते हुए लू किंग ने अपने नीचे स्थित सुनहरे उड़ने वाले यंत्र को सक्रिय कर दिया। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ वह पंचतत्व पंख वाले सर्प के साथ दूर आसमान में उड़ गया। ड्रैगन कछुए ने अपनी विशाल आंखें सिकोड़ लीं और बिना कोई हरकत किए लू किंग की दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। लू किंग के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद ही वह धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा और गहराई की ओर बढ़ने लगा। लू किंग के प्रकट होने से उसे यह एहसास हो गया था कि भले ही वह साधना के पिछले युग का जीवित प्राणी हो, लेकिन वह अजेय नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में और भी अधिक सावधानी से खेती करना बुद्धिमानी होगी। ड्रैगन कछुआ जाति का यही शाश्वत दर्शन रहा है। यह एक ऐसा सबक है जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद भी इसने बाहर निकलने के बजाय गहरे समुद्र में छिपा रहना ही चुना था, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था कि हमेशा एक उच्चतर आकाश और एक अधिक शक्तिशाली सत्ता विद्यमान होती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर भी ले, तब भी उससे परे अनगिनत अधिक शक्तिशाली सत्ताएं मौजूद रहेंगी। उदाहरण के लिए वह अस्तित्व जिसने वंश का केवल हल्का सा निशान छोड़ा था, फिर भी वह इतना शक्तिशाली था कि उसने ड्रैगन कछुआ जाति को जन्म दिया। समुद्र में लहरें उठीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस स्थान पर अभी अभी एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है। अपने सुनहरे उड़ने वाले यंत्र पर सवार होकर लू किंग बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद वह ज्यूली गांव लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो आसमान में धुंध छाने लगी थी। पूर्वी सागर की गहराई तक की यह पूरी यात्रा करने में उन्हें 1 दिन से भी कम समय लगा। आह किंग, तुम वापस आ गए। लू किंग की उपस्थिति को भांपते ही शियाओ ली तुरंत उसकी ओर दौड़ी। भाई, शियाओ यान भी उत्साह से दौड़कर उसके पास गई। उस समय दोनों छोटे बच्चे संयोगवश घर पर ही थे। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। दोनों बच्चों को सांत्वना देने के बाद लू किंग अपने ध्यान कक्ष में लौट आया और जल आत्मा मोती को बाहर निकाला। अध्याय 483। अंततः मैंने सभी 5 स्पिरिट पर एकत्र कर लिए हैं। जल आत्मा मोती को अपनी हथेली में पकड़े हुए लू किंग भावनाओं के उफान को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह वही होना चाहिए था। कोई और, यहाँ तक कि गोल्डन कोर दायरे या नवजात आत्मा दायरे के लोग भी 5 आत्मा मोतियों को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल पाते। आखिरकार वे 5 मोती अलग अलग शक्तिशाली हस्तियों के हाथों में आ गए थे। चाहे वह शीत जल महल हो या तृतीय पवित्र स्वामी, उनसे आत्मा के मोती प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। विशेष रूप से वह बूढ़ा ड्रैगन कछुआ, यदि उसने उसे अचानक से न पकड़ा होता और उसके पास ठीक वही वस्तु न होती जिसकी उसे इच्छा थी, तो एक सच्चे नवजात आत्मा साधक को भी उससे जल आत्मा मोती छीनने में संघर्ष करना पड़ता। ड्रैगन टर्टल की क्षमताओं के कारण जब तक वह समुद्र में रहता था तब तक वह व्यवहारिक रूप से अजेय था। कुछ क्षण तक मोती की प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति का विस्तार किया और जल आत्मा मोती की जांच की। चूंकि ड्रैगन टर्टल ने पहले ही अपने भीतर से अपनी आत्मा की छाप मिटा दी थी, इसलिए लू किंग ने आसानी से मोती के केंद्र में अपनी आत्मा की छाप छोड़ दी। एक बार पूरी तरह से परिष्कृत हो जाने पर जल आत्मा मोती प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और लू किंग के माथे के एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर गया, जो सीधे उसके एक्यू पॉइंट क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। उसी समय अन्य 4 स्पिरिट पर्ल्स ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी और नए आने वाले के लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा सा खिसक गईं। जल आत्मा मोती अंतरिक्ष में सहजता से एकीकृत हो गया और पृथ्वी आत्मा मोती के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक जटिल प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करने लगा। सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि, ये चारों आध्यात्मिक मोती पृथ्वी के आध्यात्मिक मोती के चारों ओर आकाशीय पिंडों की तरह एक रहस्यमय लय में गतिमान थे। कई बार घूमने के बाद 5 स्पिरिट पल अचानक एक साथ कांप उठे, जिससे एक गहरा और रहस्यमय संबंध स्थापित हो गया। भीतर से परिपूर्ण सामंजस्य और पूर्णता की अनुभूति उत्पन्न हुई। 5 मोती आपस में समाहित हो गए, उनका संबंध अटूट हो गया। अब 5 तत्व पूर्ण हो चुके थे, रंग आपस में गूंथे हुए थे, एक अदृश्य शक्ति उमड़ पड़ी थी और उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से केंद्रीय पृथ्वी आत्मा मोती, जो घनी पीली रोशनी से चमक रहा था और आकार में बढ़ रहा था। साथ ही अन्य 4 मोतियों से निकलने वाली ऊर्जा एकत्रित होकर पृथ्वी आत्मा मोती में समाहित हो गई। लू किंग पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देख रही थी। वह 5 स्पिरिट पर्ल्स को इकट्ठा करने के प्रभाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस क्षण चारों मोतियों से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे पृथ्वी आत्मा मोती में विलीन हो गईं, उसका हृदय और मन कांप उठा। उनकी दिव्य आत्मा में ऐसा प्रवाह उत्पन्न हुआ मानो उन्होंने कोई अत्यंत शक्तिशाली टॉनिक ग्रहण कर लिया हो, जिससे उन्हें तेजी से शक्ति प्राप्त हो रही हो। पृथ्वी आत्मा मोती के भीतर स्थित आत्मा का ताबीज भी शानदार ढंग से चमक रहा था। उनकी भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र में एक गहरा परिवर्तन घट रहा था। काफी देर बाद जब भौहों के एक्यू पॉइंट का स्थान स्थिर हो गया, तो लू किंग ने खुद की जांच की और पाया कि उसकी दिव्य आत्मा शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ गई थी। एक्यू पॉइंट क्षेत्र में ही एक काया पलट हो गया था।
यह न केवल अतुलनीय रूप से स्थिर हो गया था, बल्कि अब यह एक हल्की बैंगनी आभा बिखेर रहा था। यहाँ तक कि पृथ्वी आत्मा मोती के भीतर स्थित आत्मा ताबीज से भी एक सूक्ष्म बैंगनी चमक निकल रही थी, जो कुलीनता और रहस्य की आभा बिखेर रही थी। बैंगनी रंग का भौं एक्यू पॉइंट। लू किंग ये दृश्य देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे विरासत में मिली साधना पद्धति के अनुसार केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ही बैंगनी रंग के भौं के एक्यू पॉइंट को विकसित कर सकते थे। फिर भी वह गोल्डन कोर दायरे की दूसरी क्रांति में ही था और पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका था। इसका अर्थ ये था कि इस परिवर्तन के बाद उनके भौंहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र की स्थिरता लगभग एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई थी। और मेरी दिव्य आत्मिक शक्ति। लू किंग ने अपनी दिव्य आत्मा का अवलोकन किया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। उन्होंने पहले ही एक परिपूर्ण स्वर्ण कोर का निर्माण कर लिया था, जिससे उनकी दिव्य आत्मा उसी स्तर के अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अब 5 आत्मा मोतियों को एकत्रित करने के बाद उनकी दिव्य आत्मा शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उनके अनुमान के अनुसार उनकी वर्तमान दिव्य आत्मा की शक्ति संभवतः 7वीं क्रांति में एक गोल्डन कोर साधक से भी अधिक थी। इसके अलावा उसे ये भी एहसास हो गया था कि यह उसकी सीमा नहीं है। हाल ही में उनमें जो परिवर्तन आया था वह केवल सबसे तीव्र चरण था। अब 5 आत्मा मोती उसकी दिव्य आत्मा का पोषण करते रहे, जिससे वह लगातार बढ़ती रही। हालांकि इसकी गति काफी धीमी हो गई। साथ ही वह ये भी महसूस कर सकता था कि इस परिवर्तन के माध्यम से उसका भौतिक शरीर मजबूत हो गया था, हालांकि उसकी दिव्य आत्मा की तरह इतना अधिक नहीं। तो बात ऐसी है, ये 5 आध्यात्मिक मोती इस दुनिया के 5 तत्वों के मूल सार से उत्पन्न हुए हैं। इनमें कानूनों की मूलभूत शक्ति अंतर्निहित होती है। जब सभी 5 मोती एकत्रित हो जाते हैं तो 5 तत्व एक पूर्ण चक्र में पहुंच जाते हैं, लगातार एक दूसरे को पुनर्जीवित और मजबूत करते रहते हैं। यही कारण है कि ये पोषण के लिए परम खजाना है। ये न केवल दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर का पोषण करते हैं, बल्कि दोनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते भी हैं। यह अपडेट novefire.net पर उपलब्ध है, लेकिन वे असाधारण रक्षात्मक शक्ति भी प्रदान करते हैं, जो किसी भी उच्च श्रेणी की रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति के बराबर है। जैसे ही लू किंग ने अपनी भौंहों के एक्यू पॉइंट के भीतर सामंजस्य में घूमते हुए 5 स्पिरिट पर्ल्स का अवलोकन किया, उनके मन में अनगिनत गहन अंतर्दृष्टि उभर आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में 5 रंगों की रोशनी की एक धारा प्रकट हुई। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसके प्रभाव से आसपास का स्थान विकृत हो गया। सभी 5 स्पिरिट पर्ल एकत्र करने के बाद उसने एक नई क्षमता प्राप्त कर ली थी, ये पंचरंगी दिव्य प्रकाश। इसमें भयावह शक्ति थी। 5 तत्वों को मिलाकर ये सब कुछ नष्ट कर सकता था, यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी प्रभावित कर सकता था। साधारण गोल्डन कोर साधक संपर्क में आते ही तुरंत चकनाचूर हो जाएंगे। ये पंचरंगीय दिव्य प्रकाश, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पौराणिक पंचरंगीय दिव्य प्रकाश की झलक है। लू किंग ने अपनी हथेली में टिमटिमाती रोशनी को देखते हुए बुदबुदाया। उन्हें अपने पिछले जीवन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां याद आईं। हालांकि अपनी अपार शक्ति के बावजूद पंचरंगीय दिव्य प्रकाश सक्रिय होने पर अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करता है। अभी भी ऊर्जा उत्पन्न करते समय वह महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक टूटे हुए बांध की तरह तेजी से बाहर निकल रही है और खतरनाक दर से कम हो रही है। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे तो अपनी मौजूदा साधना शक्ति के साथ वह कुछ ही वारों में थक जाएगा। इस प्रकार यद्यपि पंचरंगीय दिव्य प्रकाश एक अविश्वसनीय तुरूप का पत्ता था, फिर भी वह इसका लापरवाही से उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन लू किंग पहले से ही बेहद संतुष्ट थी। उनके दंतेयन में स्थित 5 तत्व लौकी ने उनके भौतिक शरीर का पोषण किया, जबकि उनके भौंह के एक्यू पॉइंट में स्थित 5 तत्व मोती ने उनकी दिव्य आत्मा का पोषण किया। ये 2 सर्वोच्च खजाने, जिनमें से एक उनके शरीर को निखारता है और दूसरा उनकी आत्मा को मजबूत करता है, ने उनकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। इससे न केवल उसकी साधना की गति में काफी तेजी आएगी, बल्कि उसके शरीर और आत्मा को भी अधिकतम सुरक्षा मिलेगी। इन 2 अनमोल चीजों के साथ अगर उसका सामना किसी सच्चे नवजात आत्मा के साधक से भी हो जाए तो भी वह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं होगा। 5 स्पिरिट पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए उनके सभी प्रयास और संघर्ष सार्थक साबित हुए। बेशक इतने बड़े फायदों के साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ी। लू किंग की भौतिक शरीर और दिव्य आत्मा की क्षमता में एक बार फिर वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी सफलता की आवश्यकताएं भी आसमान छू रही थीं। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान सघनता को देखते हुए उसकी साधना और भी कठिन होती चली जाएगी। लगता है मुझे एकांत साधना के लिए पवित्र पर्वत पर अधिक समय बिताना पड़ेगा। लू किंग ने आह भरी। ज्यूली गांव में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि एक साधारण गोल्डन कोर साधक आराम से प्रशिक्षण कर सके, लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल अपर्याप्त था। यहाँ तक कि शाश्वत पश्चाताप पर्वत के नीचे स्थित आध्यात्मिक धाराएं, जिन पर वह कभी निर्भर रहता था, अब मुश्किल से उसकी जरूरतों को पूरा कर पाती हैं। एकमात्र स्थान जहाँ अभी भी उसकी साधना जारी रह सकती थी वह पवित्र पर्वत गुफा निवास था। अध्याय 484 घनी विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच कई आकृतियां जंगल से तेजी से भाग निकलीं। एक व्यक्ति आगे भाग रहा था, जबकि बाकी लोग उसके ठीक पीछे उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक से शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिससे पहाड़ के जीवों में भय की लहर दौड़ गई। पक्षी उड़ गए और जानवर दहशत में इधर उधर भागने लगे। ली बाओ, भागने की सोच भी मत। तुमने पवित्र पर्वत के निषेध का उल्लंघन किया है। महज एक जड़ी बूटी के लिए तुमने पूरे मियाओ कबीले के गांव का नरसंहार कर दिया।
सैकड़ों जाने चली गईं। तुम मृत्यु के योग्य हो। क्या आपको लगता था कि कियाओ प्रांत के इस दूरस्थ क्षेत्र में छिपने से आप सुरक्षित रहेंगे? अगर तुम अपने संप्रदाय में वापस भी पहुंच गए तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि कांगशान संप्रदाय तुम्हें शरण देने की हिम्मत करेगा? अभी आत्मसमर्पण करो और हमारे साथ पवित्र पर्वत पर वापस चलो, न्याय का सामना करने के लिए। पीछा करने में सबसे आगे चल रहे व्यक्ति के धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, बल्कि वास्तव में वह दूरी बढ़ा रहा था। चिंतित होकर पीछा करने वालों के नेता ने क्रोध से दहाड़ मारी। हा, पवित्र पर्वत के बदमाशों, अगर तुममें हुनर है तो पहले मुझे पकड़ो। तो क्या हुआ अगर मैंने कुछ मामूली आम लोगों को मार डाला? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए पवित्र पर्वत पर जाऊं? धिक्कार है पवित्र पर्वत के तुम कुत्तों। एक दिन जब मेरी दिव्य साधना पूर्णता तक पहुंच जाएगी, मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र पर्वत को धूल में मिला दूंगा। नवीनतम उपन्यास NWellfire.net पर प्रकाशित होते हैं। यहाँ तक कि तीनों पवित्र भगवान भी मेरे सामने घुटने टेककर अपनी जान की भीख मांगेंगे। ली बाओ नामक वह भागता हुआ व्यक्ति बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। उसका पीछा करने वाले लोग केवल प्रारंभिक चरण के पूर्व दिव्य साधक थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पूर्व दिव्य अवस्था के मध्य स्तर पर पहुंच चुका था और अगले लोक में प्रवेश करने के कगार पर था। उसके पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं था। अगर पवित्र पर्वत की भयावह प्रतिष्ठा न होती तो वह अब तक वापस लौटकर इन बदमाशों का कत्ल कर चुका होता। बेशर्मीली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र पर्वत और पवित्र देवताओं का अपमान करने की? पीछा करने वाले क्रोध से जल रहे थे। पवित्र पर्वत के रक्षक होने के नाते पर्वत और उसके 3 पवित्र देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा पूर्ण थी। ली बाओ की ईशनिंदा सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठा। क्रोध में आकर उस अग्रणी युवक ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने वस्त्र में हाथ डाला, एक ताबीज निकाला और उसमें अपनी आत्मा का संचार कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद ताबीज से बिजली की एक तेज चमक निकली और भयानक गति से ली बाओ की ओर बढ़ी। क्या घातक ऊर्जा के अचानक विस्फोट को भांपते हुए ली बाओ घबरा गया। उसने भागने का इरादा छोड़ दिया और सहज रूप से एक तरफ लुढ़क गया। फिर भी बिजली के गुजरने के साथ ही उसकी दाहिनी बाह में तेज दर्द उभर आया। इसके बाद एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे धरती हिल गई। मेरी बाह! ली बाओ ने दहशत से अपना दाहिना हिस्सा पकड़ लिया। उसकी पूरी बाह गायब हो गई थी। अंत में केवल एक जला हुआ, काला पड़ा हुआ ठूंठ ही बचा था। बिजली गिरने से उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ली बाओ, चलो देखते हैं अब तुम कहाँ तक भाग सकते हो। जब वह दर्द से कराह रहा था तभी उसका पीछा करने वाले आखिरकार उसके पास पहुंच गए और उसे हथियारों से लैस कर लिया। आगे चल रहे युवक ने अपने हाथ में एक और सफेद ताबीज पकड़ रखा था और उसे सीधे ली बाओ की ओर निशाना बनाया हुआ था। ताबीज से निकलने वाली ऊर्जा ने ली बाओ की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ली बाओ, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अभी आत्मसमर्पण करो और हमारे साथ पवित्र पर्वत पर लौट आओ। युवक की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। बिजली का ताबीज! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा कोई एक मामूली प्रारंभिक अवस्था का प्रीसेलेस्टियल वास्तव में बिजली का ताबीज रखता है। ली बाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने लंबे समय से ऐसी अफवाहें सुनी थीं कि पवित्र पर्वत की सुरक्षा टुकड़ियां कभी कभी शक्तिशाली ताबीज रखती हैं। हालांकि उनमें से अधिकतर लाइटनेस टेलिस्मैन जैसे बुनियादी ताबीज ही थे। लाइटनिंग टेलिस्मैन जैसे घातक ताबीज आमतौर पर प्रीसेलेस्टियल चरण के मध्य या अंतिम चरण में मौजूद प्रवर्तकों के लिए या यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में मौजूद लोगों के लिए आरक्षित होते थे। और फिर भी इस प्रारंभिक चरण के पूर्व खगोलीय प्राणी के पास एक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद उसका पीछा करने की हिम्मत की। तुम्हारी वजह से ही मुझे इस अनमोल ताबीज का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे हासिल करने में मुझे सदियों लग गए। ये सोचकर युवक का दिल दुख से भर गया। लाइटनिंग टेलिस्मैन को हासिल करने के लिए उसे अनगिनत योगदान अंक खर्च करने पड़े थे। उसने इसे आपातकालीन स्थिति में तुरुप के पत्ते के रूप में बचाकर रखने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसे इस मिशन पर इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब इसका केवल एक ही उपयोग बचा था। ली बाओ को पकड़ना भी इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसका हृदय पश्चाताप से रक्तपात हो गया। फिर भी उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और अपना आदेश दिया, उसकी साधना को सील कर दो और उसे बांध दो। हाँ, अन्य प्रवर्तकों ने एकमत होकर जवाब दिया। उन्होंने आध्यात्मिक सुइयां निकाली और उन्हें ली बाओ के प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में चुभो दिया, जिससे उनकी साधना पूरी तरह से बाधित हो गई। फिर उन्होंने दुर्लभ जानवरों की नसों से बुनी गई एक विशेष रूप से तैयार की गई रस्सी का इस्तेमाल करके उसे बांध दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान युवक ने अपने बिजली के ताबीज को ली बाओ पर लक्षित रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह कोई अचानक हरकत न करे। उनके बीच इतनी कम दूरी होने के कारण अगर ली बाओ ने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। एक मामूली सी चोट ने ही उसे अपना हाथ गंवाने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसे सीधा निशाना लगता तो वह निस्संदेह मर जाता। ली बाओ को भी यह बात पता थी, इसीलिए उसने विरोध नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा छा गई थी। वह पवित्र पर्वत के मार्ग जानता था। उसने जो अपराध किया था वह गंभीर था। एक बार जब उसे वापस लाया गया तो भले ही उसे मौके पर ही फांसी न दी जाए, उसे निस्संदेह आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। युवक को ली बाओ के भाग्य की कोई परवाह नहीं थी। यह वह व्यक्ति था जिसने मात्र एक जड़ी बूटी के लिए पूरे गांव का नरसंहार कर दिया था। उन्हें निर्दयी और भ्रष्ट कहना भी कम होगा। एक पवित्र पर्वतीय रक्षक होने के नाते उस युवक को ऐसे बदमाशों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी।
अगर वह मिशन न होता तो वह ली बाओ को मौके पर ही मार डालता। टीम के बाकी सदस्यों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अपने कैदी को सुरक्षित कर लेने के बाद उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने उसे उठाया और पवित्र पर्वत की ओर चल पड़े। वापसी की यात्रा बिना किसी घटना के संपन्न हुई। सेक्रेड माउंटेन की प्रवर्तन टीम को बहुत सम्मान प्राप्त था। यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदायों ने भी उनसे मिलने पर सम्मान दिखाया और हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। आखिरकार वे पवित्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करते थे और पवित्र पर्वत केवल 3 पवित्र देवताओं का ही निवास स्थान नहीं था। उनके पीछे अभी भी वह एक व्यक्ति मौजूद था। 10 साल पहले पवित्र सभा में भाग लेने वाला कोई भी संप्रदाय जानता था कि वह कितना भयावह था। अथक यात्रा के बाद टीम अंततः झोंकझोऊ वापस आ गई। दूर से एक विशाल और भव्य पर्वत दिखाई देने लगा। जब उन्होंने पवित्र पर्वत के दृश्य को निहारा तो उनकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। अध्याय 485 जब ली बाओ ने पवित्र पर्वत को देखा तो उसकी आंखों में निराशा झलक उठी। झोंकझोऊ लौटते समय उसके मन में अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी, शायद उसका संप्रदाय उसे बचाने आ जाए। आखिरकार वह कांगशान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के पुत्र थे। हालांकि रास्ते में व्याप्त भयावह सन्नाटे ने उसे यह एहसास दिलाया कि उस संप्रदाय ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया है। अब उसके सामने केवल पवित्र पर्वत का न्याय ही शेष था। पुलिस दस्ते के सदस्यों को ली बाओ के विचारों की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने घोड़ों को एड़ी मारी और पवित्र पर्वत की ओर तेजी से वापस भागे और ली बाओ को आपराधिक दफ्तर में सौंप दिया। इसके बाद उनका काम पूरा हो गया। उनका मिशन केवल ली बाओ को पकड़ना था। उसके मुकदमे की जिम्मेदारी आपराधिक न्यायालय की थी। एक बात तो तय थी, एक बार जब आपराधिक कार्यालय ने अपनी पूछताछ पूरी कर ली और इस बात की पुष्टि कर दी कि मियाओ कबीले के गांव के सैकड़ों निवासियों का नरसंहार वास्तव में ली बाओ ने ही किया था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। पवित्र पर्वत पर लगाया गया शराबबंदी कोई मजाक नहीं था। पिछले 1 दशक में कई शक्तिशाली हस्तियों ने इसकी सीमाओं का परीक्षण किया था, लेकिन जब तक उनके अपराध उजागर नहीं हुए तब तक कोई भी पवित्र पर्वत के न्याय से बच नहीं पाया था। यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कृषक भी कानून प्रवर्तन दस्ते के पीछा करने से बच नहीं सके। वरिष्ठ भाई, अब जब हमारा मिशन पूरा हो गया है, आप कहाँ जा रहे हैं? हम मैरिट हॉल जाने की योजना बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जा सके। क्या आप साथ आना चाहेंगे? ली बाओ को सौंपने के बाद दस्ते के अन्य सदस्यों ने एक युवक की ओर मुड़कर पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। अपने नुकसानों के बारे में सोचते ही उस युवक को दर्द का एक हल्का सा एहसास हुआ। इस मिशन पर उसने एक लाइटनेस टेलिस्मैन खर्च कर दिया था और एक कीमती लाइटनिंग टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया था। यह एक भारी कीमत थी। ली बाओ को पकड़ने से जो पुण्य प्राप्त हुआ वह उसके खर्चों की भरपाई भी मुश्किल से कर पाया। कुछ सोचने के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उसमें स्वयं की ही शक्ति की कमी थी। यदि उसकी साधना मध्य पूर्व दिव्य स्तर तक पहुंच गई होती तो प्रकाश तावीज की सहायता से वह बिजली तावीज का उपयोग किए बिना भी ली बाओ को वश में कर सकता था। इसलिए उन्होंने फिलहाल नए मिशन लेने से मना कर दिया। उनके लिए साधना पर ध्यान देना और आगे बढ़ने की संभावना देखना बेहतर था। उसके बाद ही वे किसी और बात पर विचार करेंगे। दस्ते के बाकी सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि उनके बड़े भाई को इस बार नुकसान हुआ है और संभवतः वह खराब मूड में है। इसलिए उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे वह और अधिक नाराज हो सकता है। अपने कनिष्ठों से विदा लेने के बाद वह युवक अपने निवास स्थान पर लौट आया। कानून प्रवर्तन दस्ते के सदस्य के रूप में वह सेक्रेड माउंटेन पर रहने के योग्य थे। हालांकि उनका निवास स्थान पहाड़ की तलहटी के पास था। बेशक उनकी प्रारंभिक दिव्य स्तर की साधना के साथ भले ही उन्हें उच्चतर स्तर पर रहने की अनुमति दी जाए, वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे कोई ऊपर जाता था, पवित्र पर्वत का अदृश्य दबाव तीव्र होता जाता था। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होती रही, पवित्र पर्वत पर दबाव और भी बढ़ता गया। कभी कभार पहाड़ पर चढ़ना ठीक था, लेकिन वहां लंबे समय तक रहना, यहाँ तक कि पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों के लिए भी असहनीय था। अपने निवास पर पहुंचकर युवक एकांत, कृपया परेशान न करें, का बोर्ड लगाने ही वाला था कि अचानक उसे पहाड़ की चोटी से एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। क्या चल रहा है? चौंककर वह अपने घर से बाहर भागा और पहाड़ की ओर देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह भयानक दबाव उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक वह प्रकट हुआ था, मानो वह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन उस युवक को पता था यह कोई भ्रम नहीं था। वह आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि जब उसने अतीत में एक दूरस्थ गोल्डन कोर्ट रूबीन की झलक देखी थी तब भी नहीं। वह किसकी आभा थी? क्या वह 3 पवित्र देवताओं में से एक थी, या क्या वह पौराणिक हस्ती आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गई है? उस महान व्यक्तित्व के बारे में सोचते ही उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। लंबे समय से यह अफवाह फैली हुई थी कि यह व्यक्ति पवित्र पर्वत की गहराई में साधना कर रहा है, लेकिन पवित्र पर्वत पर किसी ने भी उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। तीनों पवित्र देवताओं के अलावा कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि अफवाहें सच थीं या नहीं। 10 साल पहले हुई पवित्र सभा के बाद से वह व्यक्ति दुनिया से गायब हो गया था, मानो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। किसी को भी उसके ठिकाने का पता नहीं था। अब इस तरह के जबरदस्त दबाव के अचानक उभरने से युवक उन अफवाहों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। वह पवित्र पर्वत पर अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में ऐसे विचार आए हों। हालांकि अटकलों का बोलबाला था, लेकिन कोई भी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सका।
ये दबाव पर्वत की चोटी से उत्पन्न हुआ था। उस ऊंचाई पर पवित्र पर्वत का प्राकृतिक दबाव पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि स्वर्णिम मूल के सच्चे प्राणियों को भी वहां लंबे समय तक रहना मुश्किल लगता था। गोल्डन कोर दायरे से नीचे के साधक उस क्षेत्र में कदम रखने के भी योग्य नहीं थे। इस प्रकार अनिश्चितता की अवधि के बाद पवित्र पर्वत पर अधिकांश साधक केवल अपनी जिज्ञासा को दबाकर अपने अपने कामों में लग गए। पवित्र पर्वत के सबसे ऊपरी क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक गुफा में स्थित लू किंग, जिसने अभी अभी एक अभूतपूर्व उपलब्धि का अनुभव किया था और अनजाने में अपनी आभा का एक अंश उत्सर्जित किया था, चिंतन में डूबी एक आह भरी। यह एकांतवास लगभग 1 वर्ष तक चला और फिर भी यह मात्र एक मामूली सफलता थी। अगर एक छोटी सी प्रगति में भी इतना समय लगता है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि गोल्डन कोर 4th ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास का जायजा लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी लाचारी झलक रही थी। जब से मैंने गोल्डन कोर 3rd ट्रांसफॉर्मेशन में सफलता प्राप्त की है, इस गुफा में रहने वाले लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा कम प्रभावी हो गई है। अन्यथा मुझे पीक गोल्डन कोर 3rd ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने में ही 6 या 7 साल नहीं लग जाते। दरअसल उनकी हालिया सफलता कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उसने स्वर्ण कोर 3य रूपांतरण के दौरान अपनी साधना को चरम सीमा तक परिष्कृत कर लिया था। 7 साल पहले ही वह तीसरे रूपांतरण में प्रवेश कर चुका था। NOVIFIR.net। फिर भी उन्हें तीसरे रूपांतरण के शिखर तक पहुंचने में पूरे 7 साल लग गए थे। उनकी धीमी प्रगति का कारण क्या है? यह उनकी असाधारण रूप से मजबूत नींव थी। उनका परफेक्ट गोल्डन कोर पहले से ही अतुलनीय रूप से ठोस था। इसके अलावा पंचतत्व लौकी और पंचतत्व मोती, 2 असाधारण खजाने की उपस्थिति ने उनकी दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर को निरंतर पोषण प्रदान किया। परिणामस्वरूप उनकी प्रतिभा और क्षमता अभूतपूर्व स्तर तक और भी बेहतर हो गई थी। लेकिन इतनी मजबूत नींव के साथ एक खामी भी थी। कृषि क्षेत्र में हर प्रगति के लिए अत्यधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा क्योंकि उनका स्वर्णिम मूल परिपूर्ण था, इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही असीम रूप से शुद्ध थी। गोल्डन कोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वितीय रूपांतरण या यहाँ तक कि तृतीय रूपांतरण के एक श्रेष्ठ गोल्डन कोर साधक के बराबर थी। अब तीसरे रूपांतरण तक पहुँचने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता एक अकल्पनीय स्तर तक पहुँच गई थी। इतनी शुद्धता के साथ आध्यात्मिक शक्ति की थोड़ी सी मात्रा को भी संघनित करने के लिए खगोलीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। तीसरे रूपांतरण के शिखर तक पहुंचने के लिए वास्तव में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। पवित्र पर्वत की गुफा में साधना करने और पंच तत्वों से युक्त लौकी की सहायता से आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत और संघनित करने के कारण ही वह मात्र 7 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन वह इससे आगे नहीं जा सकता था। अब जबकि वह तीसरे रूपांतरण के शिखर पर पहुंच चुका था, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गुफा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी मुश्किल से ही मदद कर रही थी। गोल्डन कोर 4th ट्रांसफॉर्मेशन में कदम रखने के लिए उनका मार्ग और भी कठिन होता चला जाएगा। अध्याय 486। भूल जाओ, पुल पर पहुंचते ही नाव अपने आप सीधी हो जाएगी। कुछ देर आहें भरने के बाद लू किंग ने अपने मन को शांत किया। ये सभी परिस्थितियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। आखिरकार उसका शुरुआती स्तर बहुत ऊंचा था। एक परफेक्ट गोल्डन कोर की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। फिर भी इस दुनिया में हो रहे आध्यात्मिक पुनरुत्थान की गति उनकी साधना की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। खेती में आने वाली कठिनाइयों का उन्हें पहले से ही अंदाजा था। NOVIFIR.net। सौभाग्य से उसके पास अलौकिक क्षमताएं और कई दुर्लभ खजाने थे जो उसकी साधना में सहायक हो सकते थे। अन्यथा उनकी साधना का समय कम से कम 10 गुना बढ़ जाता। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद लू किंग ने अपना संचार ताबीज निकाला। ये गुप्त समझौता काफी लंबे समय तक चला था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। अपनी दिव्य चेतना से इसका अध्ययन करने पर लू किंग ने पाया कि वास्तव में इसमें काफी सारे संदेश थे। पहला संदेश उनके गुरु की ओर से 6 महीने पहले भेजा गया था। उसके गुरु ने बताया कि वह देश भर में यात्रा कर रहा था और उसे एक दुर्लभ फूल मिला। इसका उपयोग एक अत्यंत शक्तिशाली विषनाशक पाउडर बनाने के लिए किया जा सकता है जो इतना सौम्य है कि आम लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। उसके गुरु ने सुझाव दिया कि गांव लौटने के बाद वे मिलकर इस विषय पर शोध कर सकते हैं। इसके बाद वेई शानहाई, लिन झिरुई और अन्य लोगों के संदेश आए। अधिकांश अपडेट उनकी हाल की परिस्थितियों के बारे में थे, जिनमें कुछ भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा संदेश भेजने वाला व्यक्ति शियाओ यान था। वह छोटी बच्ची भी हाल ही में यात्रा कर रही थी और अपने साथ शियाओ ली और वुक्सिंग को ले जा रही थी। जब भी वह किसी नई जगह पर पहुंचती या किसी दिलचस्प चीज का सामना करती तो जियाओ यान लू किंग को संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा करती थी। इस प्रकार कम्युनिकेशन टेलिस्मैन में अधिकांश संदेश उसी की कहानियां थीं। उदाहरण के लिए वह किसी स्वादिष्ट भोजन के बारे में बात करती थी जिसका उसने स्वाद लिया था, या किसी खूबसूरत आध्यात्मिक फूल के बारे में जो उसे जंगल में मिला था। हालांकि जियाओ यान ज्यादातर तुच्छ बातों के बारे में बात करती थी, लू किंग प्रत्येक संदेश को बड़े चाव से पढ़ती थी और कभी कभी मुस्कुराती भी थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय पवित्र पर्वत में एकांत में साधना करते हुए बिताया था। परिणामस्वरूप उन्हें शियाओ यान के साथ जाने के बहुत कम अवसर मिले। अब उसे बाहर मौज मस्ती करते देख उसे राहत का एहसास हुआ। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं।
बाद के संदेशों में जियाओ यान ने उन कुछ साथियों का जिक्र करना शुरू कर दिया था जिनके साथ वह यात्रा कर रही थी। उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि वह उनसे काफी करीब हो गई थी। क्या यह महज एक संयोग था या वे जानबूझकर उसके पास आ रहे थे? लू किंग ने सोचा। तुरंत ही उसने अपनी दिव्य आत्मा को एकाग्र किया और एक संबंध स्थापित किया। वुक्सिंग। बहुत दूर शियाओ यान के फन में दुबका हुआ पंचतत्व पंख वाला सर्प अचानक जाग उठा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। गुरुजी, क्या यह आप हैं? मैं हूँ। तुम शियाओ यान और शियाओ ली अब कहाँ हो? लू किंग ने मन ही मन पूछा। वुक्सिंग एक आत्मा पशु था जो अपनी आत्मा की छाप से वश में था। लू किंग की वर्तमान साधना के अनुसार जब तक वह इस दुनिया में रहता वह किसी भी समय उससे संवाद कर सकता था। यही कारण था कि उन्हें शियाओ यान को यात्रा करने देने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके पास न केवल वुक्सिंग और शियाओ ली, दो शक्तिशाली आत्मा जानवर, उसकी रक्षा कर रहे थे, बल्कि अगर कुछ भी गलत होता तो वुक्सिंग आत्मा छाप के माध्यम से उसे बुला सकता था। गुरुजी, हम इस समय उत्तरी सीमा पर स्थित लिनचो नामक एक छोटे से राज्य में हैं। वुक्सिंग ने उत्तर दिया। पिछले एक दशक में पंचतत्व पंख वाले सर्प ने अंततः मानव भाषा बोलना सीख लिया था, जिससे लू किंग के साथ सुचारू रूप से संवाद करना संभव हो गया था। मैं आज ही एकांतवास से बाहर आया और शियाओ यान के संदेश देखे। उसने बताया कि वह आजकल कुछ साथियों के साथ यात्रा कर रही है। वे कौन हैं? क्या वे भरोसेमंद हैं? जी हाँ गुरुजी, वुक्सिंग ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। युवती वास्तव में युवा साधकों के एक समूह के साथ यात्रा कर रही हैं। वे अलग अलग संप्रदायों से आते प्रतीत होते हैं और उनकी साधना काफी अच्छी है। सभी कम से कम मध्य पूर्व दिव्य क्षेत्र में हैं। जहाँ तक उनके चरित्र की बात है, न तो मुझे और न ही शियाओ ली को अभी तक उनमें कुछ भी संदिग्ध लगा है। ये सुनकर लू किंग को थोड़ी राहत मिली। वुक्सिंग को शायद गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उसे शियाओ ली पर पूरा भरोसा था। शियाओ ली में खतरे को भांपने की एक रहस्यमयी क्षमता थी। यदि उन लोगों का शियाओ यान के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था तो उससे बचना मुश्किल होगा। फिर भी इंसानी दिल अप्रत्याशित होते हैं, इसलिए लू किंग ने वुक्सिंग को निर्देश देना जारी रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, सतर्क रहो और शियाओ यान की अच्छी तरह रक्षा करो। समझ गया स्वामी जी। मैं और शियाओ ली हमेशा छोटी मालकिन के करीब रहते हैं और हमने कभी भी अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया है। यहाँ तक कि युवा स्वामिनी ने भी अब तक केवल पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की शक्ति का ही प्रदर्शन किया है। उन लोगों को हमारी असली क्षमताओं का कोई अंदाजा नहीं है। वुक्सिंग ने उसे आश्वासन दिया। अच्छा, इसे ऐसे ही रहने दो। मैं अपने वर्तमान कार्य पूरे करने के बाद आप सभी से मिलने आऊंगा। और हाँ, शियाओ यान को यह मत बताना कि मैंने तुमसे संपर्क किया है। ये जानकर कि शियाओ यान ने भी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था, लू किंग को पूरी तरह से तसल्ली मिली। उन्हें पता था कि उनकी चिंताएं कुछ हद तक अत्यधिक थीं। पिछले 10 वर्षों में उस छोटी लड़की ने अपनी साधना में तेजी से प्रगति की थी। अब वह पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में एक शक्तिशाली साधिका बन चुकी थी। यहाँ तक कि संपूर्ण साधना जगत में भी उन्हें एक सच्ची विशेषज्ञ माना जाता था। इसके अलावा वह अपने साथ उसके द्वारा दिए गए कई खजाने लिए हुए थी और उसके साथ शियाओ ली और वुक्सिंग भी थे। यहाँ तक कि गोल्डन कोर दायरे के साधक को भी थोड़े समय में उन्हें नुकसान पहुंचाने में संघर्ष करना पड़ेगा। वुक्सिंग के साथ दिव्य चेतना संचार को तोड़ने के बाद लू किंग ने संचार ताबीज को देखना जारी रखा। अचानक वह एक पल के लिए ठहर गया, फिर खुशी से मुस्कुरा उठा। क्या प्राचीन ड्रैगन कछुए ने आखिरकार अपना इरादा बदल लिया है? इन वर्षों में लू किंग ने प्राचीन ड्रैगन कछुए के साथ कई बार संवाद किया था। अपनी बातचीत के दौरान उसने इसके रक्त के सार के कुछ अंश के बदले में इसे लेने की इच्छा व्यक्त की थी। पहले तो प्राचीन ड्रैगन कछुए ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लू किंग द्वारा प्रस्तावित शर्तों को सुनने के बाद वह हिचकिचाया। अब ऐसा लग रहा था कि उसने आखिरकार अपना मन बना लिया है। बिल्कुल सही समय। पवित्र पर्वतीय गुफा में स्थित आध्यात्मिक शक्ति अब मेरे लिए उतनी प्रभावी नहीं रही। मैं पूर्वी सागर की ओर जा सकता हूँ ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई ऐसा खजाना है जो मेरी साधना में सहायक हो सके। लू किंग ने मन बना लिया था और पूर्वी सागर की ओर जाने ही वाला था कि तभी बाहर से एक आवाज आए। दाओवादी लू, क्या आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं? लू किंग ने आवाज पहचान ली। ये प्रथम पवित्र भगवान की आवाज थी। वह तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकल आया। हे प्रभु, बहुत समय बीत गया है। जैसा कि उम्मीद थी, हमने पहले ही आपकी आभा को भांप लिया था और अनुमान लगा लिया था कि आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। गुफा के बाहर तीनों पवित्र स्वामी उपस्थित थे। प्रथम पवित्र स्वामी मुस्कुराए। मैंने अपनी आभा को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। मैंने आप तीनों को जरूर परेशान किया होगा। लू किंग ने माफी मांगते हुए कहा। दाओवादी लू, ऐसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रथम पवित्र स्वामी ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन यदि आप भी अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में विफल रहे तो इस बार आपकी सफलता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही होगी। बस एक छोटी सी सफलता, कुछ खास बताने लायक नहीं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तीनों पवित्र स्वामियों ने मन ही मन सोचा, दाओवादी लू बहुत ही विनम्र हैं। हमेशा की तरह लू किंग की साधना का स्तर उनके लिए एक रहस्य ही बना रहा। फिर भी वह ऐसी गति से सफलता हासिल करता रहा जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। वैसे हम यह अभिलेख देने आए हैं। इसमें पवित्र पर्वत के शिष्यों द्वारा पिछले 1 वर्ष में एकत्रित की गई आध्यात्मिक वस्तुएं शामिल हैं। चूंकि आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं, हमने सोचा कि आप शायद इस पर एक नजर डालना चाहेंगे। दूसरे पवित्र प्रभु ने एक पुस्तक सौंपते हुए कहा। लू किंग ने पन्ने पलटे। अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते ही अचानक उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं।
अध्याय 487 आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी। क्या किसी शिष्य को सचमुच ऐसी कोई चीज मिल गई? लू किंग ने बही खाते में दर्ज आध्यात्मिक सामग्रियों का रिकॉर्ड देखा। उसका चेहरा खुशी से भर गया। ये कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ था, जब एक दूरस्थ प्रांत में एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र खुला था। कुछ शिष्य अन्वेषण करने के लिए अंदर गए और संयोगवश इसे प्राप्त कर लिया। उस शिष्य को इस आध्यात्मिक मिट्टी के असली उद्देश्य का पता नहीं था। उसे बस ये दिलचस्प लगी और उसने इसे पुण्य के बदले में अर्पित कर दिया। प्रथम पवित्र प्रभु ने समझाया, तो ये किसी गुप्त लोक से आया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लू किंग को अचानक समझ आ गया, वास्तव में आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी जैसी आध्यात्मिक सामग्री इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। हालांकि अगर इसकी उत्पत्ति किसी गुप्त क्षेत्र से हुई हो तो ये पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। गुप्त लोक इस दुनिया में धन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थे, जो हर तरह के असाधारण खजाने उत्पन्न करते थे। 3 वरिष्ठ जनों, मैं इस आत्मा निर्माण मिट्टी के बदले इन्हें देना चाहूंगी। क्या ये संभव होगा? लू किंग ने बिना किसी झिझक के पूछा। बिल्कुल, नन्हे दाऊवादी लू, पवित्र पर्वत पर आपकी योग्यता अतुलनीय है। आप जिस भी आध्यात्मिक सामग्री का आदान प्रदान करना चाहें, वह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। प्रथम पवित्र स्वामी ने बिना किसी संकोच के सिर हिलाया। फिर मानो जिज्ञासावश उन्होंने पूछा, क्या छोटे दाऊवादी लू को कठपुतली अवतार बनाने के लिए आत्मा निर्माण मिट्टी की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, लू किंग ने इससे इनकार नहीं किया। वरिष्ठ तृतीय पवित्र स्वामी ने एक बार मुझे स्वर्गीय कठपुतली संप्रदाय की एक विरासत प्रदान की थी। मुझे ये काफी रोचक लगी और मैं हमेशा से इसे परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहता था। हालांकि मेरे पास आवश्यक सामग्री नहीं थी, इसलिए मुझे यह विचार छोड़ना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आज यहाँ सोल मोल्डिंग क्ले देखने को मिलेगी। स्वर्गीय कठपुतली संप्रदाय की विरासत में कठपुतली अवतारों को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न सामग्रियां मौजूद थीं। हालांकि उन सभी को हासिल करना मुश्किल था, इसलिए लू किंग ने अभी तक खुद ऐसा कुछ बनाने का प्रयास नहीं किया था। ये सब आज तक ऐसा ही था, जब तक कि उसने आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी को नहीं देखा। आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी कठपुतली अवतारों को परिष्कृत करने के लिए सबसे उत्तम प्राथमिक सामग्रियों में से एक थी। ये तीनों पवित्र देवताओं के कठपुतली अवतारों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों से भी श्रेष्ठ थी। यदि ठीक से परिष्कृत किया जाए तो आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी से निर्मित कठपुतली अवतार निस्संदेह दुर्जेय होगा। क्या मैं बाद में किसी को आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी आपको भेजने के लिए कहूँ? प्रथम पवित्र प्रभु ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए लौटने पर इसे ले लूंगा। अच्छे से। प्रथम पवित्र स्वामी ने सिर हिलाया और लू किंग की योजनाओं के बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। पवित्र पर्वत पर रहने वालों में लू किंग को आवागमन की सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ तक कि तीनों पवित्र देवताओं ने भी उनके आने जाने में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तीनों पवित्र देवताओं को विदाई देने के बाद लू किंग बहती हुई प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गया और नीले आकाश में उड़ते हुए पूर्वी सागर की ओर बढ़ गया। तट से 10,000 मील दूर पूर्वी सागर के विशाल गहरे जलक्षेत्र को पार करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। लू किंग ने अपनी आभा को छिपाया नहीं। इस प्रकार जैसे ही वह पहुंचा, एक विशाल आकृति धीरे धीरे लहरों के नीचे से उभरने लगी। वरिष्ठ ड्रैगन कछुआ, बहुत दिनों बाद मिले। लू किंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। लगभग 10 साल बीत चुके हैं। लू दाओइस्ट, आपकी साधना और भी गहरी हो गई है। उपन्यासों के लिए novefire.net पर जाएं। प्राचीन ड्रैगन कछुए ने लू किंग की उपस्थिति को भांप लिया। उसकी प्राचीन आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह अभी भी लू किंग के वास्तविक साधना स्तर का पता नहीं लगा सका। एक पूर्व नवजात आत्मा साधक होने के नाते इसमें अज्ञात का सहज ज्ञान था। इससे पता चल गया था कि लू किंग और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। दरअसल उसे उससे निकलने वाली एक खतरनाक आभा का हल्का सा आभास हुआ। स्पष्टतः पिछले 10 वर्षों में लू किंग की साधना में जबरदस्त प्रगति हुई थी, इस हद तक कि वह एक खतरा बन गया था। मनुष्य सचमुच स्वर्ग द्वारा धन्य हैं। जन्म से ही इतने कमजोर, फिर भी एक बार साधना शुरू करने के बाद उनकी शक्ति आध्यात्मिक जीवों और विलक्षण प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। प्राचीन ड्रैगन कछुआ मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। पिछली साधना युग में भी यही स्थिति थी। इसने 20,000 वर्षों से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया था, जिसके बाद अंततः इसने नवजात आत्मा के क्षेत्र में कदम रखा। फिर भी मनुष्यों में कई विलक्षण प्रतिभाओं को वही उपलब्धि हासिल करने में केवल कुछ 100 या 1000 वर्ष ही लगे। मनुष्य की साधना की गति आध्यात्मिक प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक थी। यही कारण था कि जब लू किंग ने पहली बार अपनी वंश परंपरा के बदले में अदला बदली का प्रस्ताव रखा, तो प्राचीन ड्रैगन कछुए ने क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा लू किंग द्वारा प्रस्तावित शर्तें काफी आकर्षक थीं। वह ऐसे रहस्यमय, अथाह और असीम संभावनाओं से भरे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था। सीनियर ड्रैगन टोरेटोइस, आपने अपने संदेश में कहा था कि आप सौदा करने को तैयार हैं। क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल, बेशक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो पेशकश करते हैं वह मेरे लिए पर्याप्त आकर्षक है या नहीं। प्राचीन ड्रैगन कछुए ने गरजते हुए कहा। निश्चिंत रहें, यह आपको निराश नहीं करेगा, सीनियर। लू किंग ने बोलना समाप्त किया और एक जेड स्लिप को झटके से बाहर निकाला, जो नीचे की ओर बहने लगी। प्राचीन ड्रैगन कछुए ने इसे पकड़ लिया। अपनी दिव्य बुद्धि से उसका निरीक्षण करने पर उसने उसके भीतर एक चमकदार तारामंडल का नक्शा देखा। वरिष्ठ ड्रैगन कछुआ, इस जेड पर्ची में एक तारामंडल का नक्शा है।
जिसे मैंने एक अलौकिक घुसपैठिए को मारने के बाद प्राप्त किया। ये हमारी दुनिया से परे अनगिनत दुनियाओं के स्थानों को रिकॉर्ड करता है। वरिष्ठ, आपने पिछले साधना युग को जिया है, इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए। नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद साधना में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल, लगभग असंभव हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारी दुनिया की उत्पत्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। यह नवजात आत्मा क्षेत्र से परे शक्तिशाली शक्तियों का पोषण नहीं कर सकता। इसलिए जो साधक और अधिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प इस दुनिया को छोड़कर एक उच्चतर लोक में साधना करना है। अन्यथा यहाँ बने रहना स्वर्ग और मनुष्य के अपरिहार्य 5 पतन की ओर ही ले जाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय की वह विपत्ति जो हर 10,000 वर्षों में एक बार घटित होती है। हालांकि तारों से भरा आकाश विशाल है, जो अनगिनत खतरों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तारों के नक्शे के बिना यहाँ तक कि एक नवोदित आत्मा साधक भी ब्रह्मांड में आसानी से खो सकता है। यदि सीनियर अदला बदली के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वह तारामंडलीय मानचित्र दूंगा जिसमें विशाल ब्रह्मांड के भीतर हमारी दुनिया की स्थिति का विवरण दिया गया है। प्राचीन ड्रैगन कछुआ जेड स्लिप के भीतर बने तारामंडल मानचित्र को घूरता रहा और चुपचाप लू किंग की बातें सुनता रहा। लू किंग ने नवजात आत्मा क्षेत्र से परे साधना के बारे में जो कहा था वह उससे गहराई से मेल खाता था। मैंने स्वयं एक संपूर्ण साधना युग का अनुभव किया है। उसे स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि लू किंग ने सच कहा था। पिछली साधना युग में प्राचीन ड्रैगन कछुआ पहले ही नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। फिर भी अगले 10,000 वर्षों तक, उस युग के पतन तक, इसकी खेती में मुश्किल से ही कोई प्रगति हुई, क्योंकि एक बार जब कोई नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो आगे की साधना तेजी से अधिक कठिन हो जाती है। ये घोर अंधेरे में टटोलने जैसा था। आगे बढ़ना लगभग असंभव था, न केवल अपने लिए बल्कि उन 2 मानव नवोदित आत्मा साधकों के लिए भी जिन्हें वह जानता था। उन्होंने एक बार इसी मुद्दे पर चर्चा की थी और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस दुनिया की उत्पत्ति में मौजूद ऊर्जा उनकी खोजों को समर्थन देने के लिए अपर्याप्त थी। इसीलिए पिछले साधना युग के दौरान कुछ नवजात आत्मा साधकों ने आकाशीय हवाओं को पार करने, विश्व झिल्ली को भेदने और तारों भरे आकाश का अन्वेषण करने का प्रयास किया था। अंत में अंतहीन शून्य ही मिलता है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्राचीन ड्रैगन कछुए ने अंततः अपना मुंह खोला और 3 जेड की बोतलें बाहर थूक दी। इनके अंदर मेरे असली खून के 3 हिस्से हैं। हमारे समझौते के अनुसार यह आपके नक्षत्र मानचित्र के बदले में पर्याप्त होना चाहिए। अध्याय 488 3 जेड की बोतलें धीरे धीरे हवा में उठी और लू किंग के सामने तैरने लगीं। उसने उन्हें उठाया, एक को खोला और उसके भीतर व्याप्त ऊर्जा और भरपूर जीवंतता को महसूस किया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। सामग्री का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद उसने जेड की बोतलों को अपने स्वर्ग और पृथ्वी एक ची बैग में रख दिया और फिर एक और जेड पर्ची प्राचीन ड्रैगन कछुए की ओर फेंक दी। वरिष्ठ ड्रैगन कछुआ, इस जेड पर्ची में उस तारामंडल क्षेत्र का संपूर्ण तारा मानचित्र है जिसमें हम स्थित हैं। इस मार्गदर्शिका के साथ यदि आप भविष्य में कभी तारों भरे आकाश में जाना चाहें तो आपको खो जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्राचीन ड्रैगन कछुए ने जेड की पर्ची पकड़ी और अपनी दिव्य इंद्रियों से उसका निरीक्षण किया। पिछले मानचित्र की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और जटिल तारामंडल मानचित्र को देखकर वह प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या हमारी दुनिया वास्तव में जीवन धारण करने वाली अगली दुनिया से इतनी दूर है? लू किंग द्वारा दिए गए तारामंडल मानचित्र पर उनकी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा सा प्रकाश न केवल मानचित्र के बिल्कुल किनारे पर स्थित था, बल्कि वह विशाल अंधकार में शून्य से घिरा हुआ था। उनकी दुनिया अलग थलग, अकेली और विशाल तारामंडल में भटकती हुई प्रतीत होती थी। वास्तव में हमारी दुनिया ब्रह्मांड के बाहरी किनारों पर स्थित है, अन्य जीवन युक्त दुनियाओं से अविश्वसनीय रूप से दूर है। प्राचीन ड्रैगन कछुए के उद्गार को सुनकर लू किंग ने पुष्टि की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साधना के पिछले प्राचीन युग में वे नवोदित आत्मा साधक जो तारों भरे आकाश में गए थे, या तो खाली हाथ लौटे या हमेशा के लिए खो गए। प्राचीन ड्रैगन कछुए ने पूरे तारामंडल मानचित्र का निरीक्षण करने के बाद बुदबुदाया। प्राचीन ड्रैगन कछुए को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। इसके सार रक्त के 3 भागों को संघनित करना आसान नहीं था। अपनी नवजात आत्मा क्षेत्र की शारीरिक संरचना के बावजूद ऐसा करने से वह कुछ समय के लिए अनिवार्य रूप से कमजोर हो गया। अगर ये तथ्य न होता कि आध्यात्मिक पुनरुत्थान की शुरुआत लगभग 1 दशक पहले ही हुई थी और गहरे समुद्र ने अभी तक ऐसे किसी प्राणी को जन्म नहीं दिया था जो इसे खतरा पहुंचा सके, तो ये लू किंग के अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करता। प्रारंभ में इसे अपने सार रक्त के 3 हिस्सों से अलग होने पर कुछ पीड़ा महसूस हुई थी, लेकिन अब नक्षत्र मानचित्र को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह सौदा घाटे से बहुत दूर था। आखिरकार एक बार जब यह अपनी साधना पुनः प्राप्त कर लेता है तो यदि इसे आगे प्रगति करनी हो तो इस दुनिया में रहना अब कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। लेकिन लू किंग द्वारा दिए गए तारामंडल मानचित्र के अनुसार बिना किसी मार्गदर्शक के तारों भरे आकाश में विचरण करना प्राचीन साधना युग में घटी घटनाओं से भिन्न नहीं होगा। इस तारामंडल मानचित्र के बिना ये या तो निष्फल होकर लौटेगा या अनंत शून्य में खो जाएगा। जीवन धारण करने वाले अगले ग्रह को खोजना लगभग असंभव होता। इस सामग्री का स्रोत novelfire.net है। ये जानकर प्राचीन ड्रैगन कछुए को पुनर्तः आराम महसूस हुआ। ये तारामंडलीय मानचित्र इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भविष्य में पुनः प्राप्त की जा सकने वाली किसी चीज के बदले में किया गया ये सौदा बेहद लाभदायक साबित हुआ। वरिष्ठ ड्रैगन कछुए, क्या इस सौदे में आपके साथ अन्याय हुआ?
लू किंग ने हंसते हुए कहा। लू किंग आकाशीय मानचित्र के महत्व से भलीभांति परिचित थी। बाहरी दुनिया के लोगों के लिए एक खगोलीय मानचित्र का शायद ज्यादा महत्व न हो, इसे तो मुफ्त में खरीदा भी जा सकता है, लेकिन उनकी पृथक दुनिया के साधकों के लिए एक आकाशीय मानचित्र अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था, कुछ ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वास्तव में ये खगोलीय मानचित्र अत्यंत मूल्यवान है, प्राचीन ड्रैगन कछुए ने स्वीकार किया। तो फिर मैं अब चलता हूँ, लू किंग ने कहा। प्राचीन ड्रैगन कछुए को सौदे से संतुष्ट देखकर उसे तसल्ली मिली। पवित्र पर्वत पर लौटने के बजाय लू किंग उत्तर की ओर उत्तरी सीमा की ओर बढ़ गया। वुक्सिंग ने कहा कि शियाओ यान और अन्य लोग लिनझोउ नामक एक छोटे से राज्य में हैं। उत्तरी सीमा में प्रवेश करते ही लू किंग ने अपना ध्यान भौह के एक्यू पॉइंट पर केंद्रित किया और अपने पंचतत्व पंख वाले सर्प के स्थान का पता लगाया। एक आत्मादास आध्यात्मिक जानवर होने के नाते वह उसकी स्थिति का पता लगा सकता था जब तक कि वे बहुत दूर न हों। वहां जल्द ही लू किंग ने पंचतत्व पंख वाले सर्प का सटीक स्थान पता लगा लिया और उसकी ओर उड़ गई। क्या वे किसी सराय में हैं? उस स्थान पर पहुंचने पर लू किंग ने एक छोटा शहर देखा। पंचतत्व पंख वाले सर्प की आभा एक ऐसी इमारत से आ रही थी जो किसी सराय जैसी दिखती थी। उसी समय उसने शियाओ यान और शियाओ ली की आभाओं को महसूस किया। वे सभी एक ही स्थान पर थे। आसपास ही कई अन्य उपस्थिति का पता चला, जिनमें से सबसे कमजोर उपस्थिति मध्य पूर्व आकाशीय क्षेत्र में थी। ये वही साथी होने चाहिए जिनका जिक्र शियाओ यान ने अपने संदेशों में किया था। ये छोटी बच्ची काफी मेहनती है। हवा में मंडराते हुए लू किंग ने दृश्य का अवलोकन किया। उसने देखा कि शियाओ यान अपने छोटे से आंगन में रह रही थी और इस समय घर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हल्का प्रवाह था। वह साधना में लीन थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके चेहरे के भावों में सूक्ष्म परिवर्तन आया, जिससे उसका रूप केवल थोड़ा बहुत ही अपने मूल रूप से मिलता जुलता रह गया। उसके उतरने के दौरान किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। आंगन में उतरते ही उसने छिपाव तकनीक को खत्म किया, जिससे उसकी आभा का एक अंश बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसकी आभा प्रकट हुई, घर के अंदर मौजूद शियाओ ली और वुक्सिंग ने तुरंत इसे महसूस किया। उनके शरीर कांप उठे और पल भर में वे घर से बाहर भाग निकले। आंगन में लू किंग को देखते ही वे दोनों खुशी से चिल्ला उठे, आह किंग मालिक! अगले ही पल वे उस पर झपटे। एक पक्षी उछलकर उसके कंधे पर चढ़ गया और उत्साह से उसके सिर को रगड़ने लगा। दूसरा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, कभी कभी उसकी टांग को सहला रहा था। क्या हो रहा है, जियोली? वुक्सिंग! उसी क्षण घर के अंदर से एक स्पष्ट आवाज आई। कुछ ही देर में बर्फ जैसी गोरी त्वचा और परी जैसी अलौकिक उपस्थिति वाली एक खूबसूरत युवती बाहर निकली। आंगन में शियाओ ली और वुक्सिंग को दिलासा दे रही लू किंग को देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। भाई, क्या सिर्फ 1 साल ही बीता है और तुम अपने ही भाई को पहचान नहीं पा रहे? लू किंग ने मजाक में कहा। उस परिचित आवाज को सुनकर जियाओ यान ने आखिरकार पुष्टि की कि यह वास्तव में वही था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। भाई, सच में तुम ही हो? हालांकि जियाओ यान अब एक दुर्जेय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे की साधिका थी, फिर भी उसने अपनी गति का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से लू किंग पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। उसके थोड़े कांपते कंधों को महसूस करते हुए लू किंग के दिल में अपराध बोध की एक झलक कौंध गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसके रेशमी बालों पर रखा और उन्हें हल्के से सहलाया। ठीक है, अब तुम एक समझदार महिला हो गई हो, फिर भी इतनी आसानी से क्यों रो देती हो? भाई, मुझसे मिलने आने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? उसका सिर अभी भी उसकी छाती में दबा हुआ था। उसकी आवाज दबी हुई थी, जिसमें सिसकने की हल्की सी झलक थी। यह मेरी गलती है, लेकिन मेरा एकांतवास अब समाप्त हो गया है और मेरे पास आपके साथ समय बिताने के लिए काफी समय होगा। वास्तव में ये सुनकर जियाओ यान ने तुरंत ऊपर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखकर लू किंग ने हाथ बढ़ाकर उन्हें धीरे से पोंछ दिया। वह मुस्कुराया। बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारी साधना में बहुत सुधार हुआ है। अगर मैं दोबारा एकांतवास में जाऊं तो अगली बार तुम्हें भी साथ ले जा सकता हूं। इससे पहले वह शियाओ यान को पवित्र पर्वत पर नहीं ले गया था क्योंकि उसकी साधना बहुत कमजोर थी। उसके पीछे हटने का दबाव बहुत अधिक था, जिसके कारण उसके लिए वहां लंबे समय तक रहना उचित नहीं था। लेकिन अब जबकि वह पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच चुकी थी, वह इस माहौल को संभाल सकती थी। लू किंग का वादा सुनकर शियाओ यान की मुस्कान और भी खिल उठी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। बदमाश, शियाओ यान को तुरंत रिहा करो। उस चीख के साथ ही तलवार की तीव्र ऊर्जा लू किंग की ओर बढ़ी। अध्याय 489। झाओ फैंग, नहीं। जैसे ही तलवार की ऊर्जा मुक्त हुई, एक और आवाज ने खतरे की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की तीव्र ऊर्जा पलक झपकते ही हवा में फैल गई और सीधे लू किंग की ओर बढ़ गई। हालांकि शायद शियाओ यान को नुकसान पहुंचाने के डर से तलवार की ऊर्जा ने लू किंग के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इसके बजाय उसकी बाह की ओर वार किया। उस विस्मयबोधक स्वर के बीच जब तलवार की ऊर्जा लू किंग पर प्रहार करने ही वाली थी, अचानक उसके सामने एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई। अपनी पूंछ के हल्के झटके से उसने आने वाली तलवार की ऊर्जा को चूर चूर कर दिया। फिर तलवार की ऊर्जा से भी तेज गति से आगे बढ़ते हुए वह आकृति उस युवक के सामने अचानक प्रकट हुई जिसने हमला किया था। एक भयानक आभा अचानक प्रकट हुई जिसने उस युवक के दिमाग को स्तब्ध कर दिया।
जैसे ही क्रोधित पंच तत्व पंखधारी सर्प इस लापरवाह हमलावर को पूरी तरह से नष्ट करने वाला था, एक शांत आवाज सुनाई दी, वुक्सिंग, वापस लौट आओ। पंच तत्व पंख वाले सर्प का शरीर अकड़ गया। वह अपने सामने खड़े उद्दंड बच्चे को मार डालना चाहता था, लेकिन उसके स्वामी का आदेश सर्वोपरि था। अंत में वह युवक पर ठंडी निगाहें डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और फिर अपनी आभा समेटते हुए लू किंग के पास लौट गया। लेकिन कुछ क्षण पहले इसने जो दबाव डाला था वह पहले से ही उस युवक के दिमाग में गहराई से अंकित हो चुका था। वुक्सिंग के लौट आने के बावजूद उसकी आंखों में अब भी भय झलक रहा था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसके अंग कांप रहे थे। अंत में उसकी तलवार भी उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। इस समय तक लू किंग ने शियाओ यान को जाने दिया था। उसने आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखा और वहां लगभग समान उम्र के कई युवक खड़े हुए देखे। उन सबके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। विशेषकर जब उन्होंने पंच तत्वों के पंख वाले सर्प को देखा तो उनकी निगाहें अविश्वास से भर गईं, मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। स्पष्टतः वे वुक्सिंग की उपस्थिति से बुरी तरह भयभीत हो गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह छोटा सांप, जो आमतौर पर शियाओ यान के पीछे पीछे घूमता रहता था और दिन भर सोता रहता था, इतनी जबरदस्त आभा उत्पन्न कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सांप वास्तव में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे का एक आध्यात्मिक जानवर हो? शियाओ यान, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? लू किंग ने पूछा। शियाओ यान ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और कुछ शर्माते हुए जवाब दिया, ये वो दोस्त हैं जिनसे मैं हाल ही में यात्रा के दौरान मिली थी। फिर उसने समूह की ओर मुड़कर कहा, सीनियर ब्रदर झाओ, आप लोगों ने गलत समझा है। यह व्यक्ति अपराधी नहीं है, यह मेरा भाई है। भाई? समूह धीरे धीरे होश में आया, लेकिन फिर उन्हें और भी गहरा सदमा लगा। अब जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें लू किंग और शियाओ यान के बीच वाकई समानता नजर आई। उस क्षण समूह में बेहद असहज स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने भाई बहनों के मिलन में सबसे गलत समय पर खलल डाला था और यहाँ तक कि हमला भी किया था। यह महज एक मामूली सी भूल नहीं थी। विशेषकर वह युवक जिसने हमला किया था, वह किसी भी कीमत पर छिपने के लिए जगह ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उनकी बेचैनी देखकर लू किंग मुस्कुराई। उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, मैं चेन किंग हूँ। नमस्कार युवा नायकों, और इस दौरान मेरी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। शियाओ यान से मिले संदेशों से लू किंग को पहले ही पता चल चुका था कि अपनी यात्राओं के दौरान वह चेन यान के छद्म नाम का इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए उसने बस बात मान ली और अपना परिचय चेन किंग के रूप में दिया। आखिरकार उनका असली नाम तो काफी मशहूर था। साधारण साधकों को शायद इसकी जानकारी न हो, लेकिन प्रमुख संप्रदायों में उनका नाम संभवतः पहले से ही प्रसिद्ध था। शियाओ यान का नाम भी शायद लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, इसीलिए यात्रा के दौरान वह छद्म नाम का इस्तेमाल करती थी। जहाँ तक चेन उपनाम की बात है, यह उनके स्वामी के उपनाम से लिया गया था, इसलिए यह एक उचित विकल्प था। तो आप छोटी बहन शियाओ यान के बड़े भाई हैं। मैं मु तियान हूँ और ये तीनों वू वेन्युआन, किन वुक्स्यू और झाओ फेंग हैं। ये देखकर कि लू किंग ने इस घटना को लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई, समूह ने राहत की सांस ली। शांत स्वभाव वाले उस युवक ने, जो जाहिर तौर पर उनका नेता था, एक एक करके उन सभी का परिचय कराया। प्रणाम सीनियर ब्रदर चेन, बाकी तीनों ने एक साथ थोड़ा झुकते हुए कहा। झाओ फेंग विशेष रूप से शर्म से लाल हो गया और हकलाते हुए बोला, भाई चेन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे लगा कि आप। लू किंग मुस्कुराई, कोई बात नहीं, तुम तो बस शियाओ यान का ख्याल रख रही थी। ये सुनकर कि लू किंग उन्हें दोष नहीं दे रही थी, समूह को आखिरकार राहत मिली। हालांकि वे यह महसूस कर सकते थे कि लू किंग केवल जन्मजात प्रतिभा के चरम स्तर पर था, फिर भी उन्होंने उसे एक साधारण विशेषज्ञ की तरह मानने का साहस नहीं किया। आखिरकार वुक्सिंग से उत्पन्न भयावह आभा अभी भी उनकी यादों में अंकित थी। जो कोई भी इतने शक्तिशाली आत्मा राक्षस को नियंत्रित कर सकता है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने पंचतत्व पंख वाले सर्प की ओर सूक्ष्म दृष्टि का आदान प्रदान किया, जो अब स्नेहपूर्वक लू किंग को सहला रहा था, और छोटा काला जानवर उसकी बाहों में कुंडली मारकर बैठा था। वे शियाओ यान के दो आत्मा पालतू जानवरों से अच्छी तरह परिचित थे। आखिरकार पिछले कुछ महीनों में साथ यात्रा करते हुए उन्होंने उन्हें हर दिन देखा था। हालांकि दोनों ही आत्मा रूपी जानवर हमेशा से ही अलग थलग रहते थे। विशेष रूप से वह काला जानवर, वह शियाओ यान के अलावा किसी और को कभी जवाब नहीं देता था। कई महीनों तक साथ रहने के बाद भी उनमें से कोई भी इसे छू नहीं पाया था। शियाओ यान ने बताया था कि दोनों पालतू जानवर डरपोक थे और अजनबियों को नापसंद करते थे, इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित होने के अलावा उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वे दोनों आत्मा प्राणी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। सामान्य से थोड़ा अधिक बुद्धिमान होने के अलावा उनमें कोई असाधारण क्षमता नहीं थी। उनमें से अधिकांश ने मान लिया था कि जियाओ यान ने उन्हें अपनी यात्रा के दौरान केवल साथ रहने के लिए ही अपने साथ रखा था। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि वह किसी प्रतिष्ठित परिवार की कुलीन महिला थीं। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह छोटा सा सांप, जो हमेशा शियाओ यान के हुड के अंदर कुंडली मारकर बैठा रहता था, इतनी भयानक उपस्थिति को प्रकट कर सकता है। जब वुक्सिंग सत्ता के विस्फोट के साथ उभरा तो उन्हें सचमुच लगा कि वे मरने वाले हैं। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि वुक्सिंग ने हमेशा उनकी अनदेखी क्यों की थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह शर्मीला था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक कहीं अधिक श्रेष्ठ अस्तित्व था। इतनी शक्ति वाले आध्यात्मिक प्राणी को उनकी परवाह करने का कोई कारण नहीं था। novelfree.net पर नए अध्याय प्रकाशित किए गए हैं, और अगर वुक्सिंग इतना भयानक था
तो उस छोटे काले जानवर का क्या होगा जो कभी कभी उसे पीटता था। इसके अलावा अगर जियाओ यान यात्रा के दौरान इतने शक्तिशाली जीवों को अपने साथ ले जाती थी और अब तो उसका एक रहस्यमय भाई भी है, उसकी असली पहचान संभवतः वही थी जो उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया था। वह संभवतः किसी उच्च कोटि के साधना परिवार या संप्रदाय की उत्तराधिकारी थी। उनकी सूक्ष्म गतिविधियों पर लू किंग की नजर पड़ गई। दरअसल उनकी जानकारी के बिना ही उसने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके उनके बैकग्राउंड को स्कैन कर लिया था। जैसा कि वुक्सिंग ने पहले कहा था, ये लोग वास्तव में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के शिष्य थे और प्रदर्शित जानकारी के अनुसार वे लोग किसी गुप्त इरादे वाले नहीं थे। हालांकि जब उसने झाओ फैंग के बारे में जानकारी पढ़ी, जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था, लू किंग का चेहरा एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव झलक रहा था, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया और कुछ नहीं कहा। उसी क्षण जियाओ यान को अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, सीनियर ब्रदर मो, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुतियान ने जवाब दिया। छोटी बहन शियाओ यान, क्या तुम भूल गई हो? आज हमें कियू कबीले के गांव में ग्रामीणों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच करनी थी। अरे हाँ, सही कहा, मैं लगभग भूल ही गई थी, जियाओ यान ने हैरानी से कहा। ये लापता ग्रामीणों के बारे में क्या चल रहा है? लू किंग ने पूछा। अध्याय 490। अध्याय 490। आपका मतलब ये है कि हाल के महीनों में लिनजोउ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग समय समय पर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। सराय के आंगन में मुतियान और अन्य लोगों द्वारा अपनी खोजों का वर्णन सुनने के बाद लू किंग थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। जी भाई, शुरू में किसी ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले जब हम पहली बार लिनजोउ पहुंचे तो हमने गलती से एक किसान को बचाया जो एक चट्टान से गिर गया था और बेहोश था। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके गाँव से लोग अक्सर गायब हो रहे थे, जिससे सभी लोग दहशत में थे। उसकी पत्नी और बच्चा लापता हो गए थे और उनकी तलाश में वह बेताब होकर दूर दूर तक यात्रा करता रहा और अंततः एक चट्टान से गिर गया। सौभाग्यवश एक पुराने पेड़ ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। उसे मेडिकल क्लिनिक ले जाने के बाद हमने उसके गांव की जांच करने का फैसला किया। हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पिछले 6 महीनों में लिनजोउ ग्रामीण क्षेत्र के कई गाँवों से ग्रामीणों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। इसीलिए हम सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद में यहाँ रुके हुए हैं और आज हम पास के ही एक गाँव, जिसका नाम कियू फैमिली विलेज है, घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा था? क्या आपको कुछ पता चला? लू किंग ने पूछा। अभी तक ज्यादा कुछ नहीं, मुतियान ने सिर हिलाया। अभी तक हम सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि यह इंसानी करतूत है, प्राकृतिक आपदा नहीं। इसके अलावा इसके पीछे जो भी है वह घिनौने और गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। निश्चित रूप से वह नेक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि कोई राक्षसी साधक किसी प्रकार की काली विद्या का अभ्यास कर रहा है। एक राक्षसी साधक, है ना? लू किंग ने मुतियान के अनुमान से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। नए उपन्यास के अध्याय novifire.net पर प्रकाशित होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर पुनरुत्थान के साथ पिछली साधना के युग के कई अवशेष फिर से सामने आने लगे थे। इनमें उन प्राचीन साधकों के अवशेष भी शामिल थे जो राक्षसी और निषिद्ध कलाओं का अभ्यास करते थे। परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में दुनिया ने कई राक्षसी साधकों का उदय देखा है। इन राक्षसी साधकों ने निषिद्ध तकनीकों की खोज में अनेक जघन्य कृत्य किए। हालांकि हमेशा की तरह धर्मी और दुष्टों के बीच टकराव होना तय था। कुछ वर्षों तक अराजकता फैलाने के बाद इन विधर्मियों को अंततः प्रमुख संप्रदायों द्वारा खोजकर खत्म कर दिया गया। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि वे गायब हो गए हैं, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दूरस्थ क्षेत्र लिनजोउ एक बार फिर उनके लिए प्रजनन स्थल बन गया है। क्या कियू परिवार के गाँव में कुछ खास बात है जिसकी वजह से आप वहाँ जा रहे हैं? लू किंग ने आगे पूछा। हमने सुना है कि 2 दिन पहले ही कियू परिवार गांव से 2 ग्रामीण लापता हो गए थे, मुतियान ने बताया। संभवतः यह वह सबसे हालिया स्थान है जहां इस राक्षसी साधक ने हमला किया है, इसलिए हम वहां जाकर देखने की योजना बना रहे हैं। भाई, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? शियाओ यान ने पूछा। ये सुनकर मुतियान और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें लू किंग की ओर घुमा लीं। वे शियाओ यान के रहस्यमय बड़े भाई के बारे में बेहद उत्सुक थे, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था। अगर वह उनके साथ जुड़ जाता तो शायद उन्हें कुछ महत्वपूर्ण खोज करने का बेहतर मौका मिल जाता। लू किंग ने एक पल के लिए सोचा। वह मूल रूप से शियाओ यान और अन्य लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। हाल ही में उन्होंने प्राचीन ड्रैगन कछुए से शुद्ध रक्त के 3 अंश प्राप्त किए थे, जिनमें से प्रत्येक में सुआन नी वंश का सार समाहित था। इससे शियाओ ली और वुक्सिंग को बहुत लाभ होगा। लेकिन अब जब वह इस तरह की घटना के बारे में जान चुका था तो उसे यूं ही चले जाना ठीक नहीं लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलकर देख लेती हूँ। शियाओ यान की आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि लू किंग ने आगे कहा, लेकिन शियाओ यान, ये तुम्हारी परीक्षा है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। इस तरह मैं देख पाऊंगी कि क्या तुम इन दिनों अपनी साधना में ढिलाई कर रहे हो।
ठीक है, श्याओ यान ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। उसके दिल में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। वह अपने भाई को ये साबित करना चाहती थी कि जब वह पवित्र पर्वत पर एकांतवास में था तब वह भी लगन से प्रशिक्षण ले रही थी। ये सुनकर मु तियान और अन्य लोग भी मुस्कुरा उठे। उनके संप्रदाय के ग्रंथों में दर्ज अभिलेखों के आधार पर राक्षसी साधना करने वाले अक्सर कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते थे। श्याओ यान के रहस्यमय और शक्तिशाली बड़े भाई के साथ होने से उन्हें कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस प्रकार सराय में अपने मामलों को निपटाने के बाद समूह कियू परिवार के गांव के लिए रवाना हो गया। शहर से कियू परिवार के गांव की दूरी कम नहीं थी। हालांकि उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति पहले से ही मध्य पूर्व आकाशीय क्षेत्र में था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान से पहले ऐसा स्तर किसी कुलीन संप्रदाय की शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के बराबर होता। साधना के पुनरुत्थान के वर्षों बाद भी अब भी एक दिव्य लोक के साधक को एक दुर्जेय शक्ति माना जाता है। स्वाभाविक रूप से उनकी गति तेज थी। गति तकनीकों का उपयोग करते हुए वे केवल आधे घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच गए। सीनियर ब्रदर चेन, हमसे आगे क्यों परिवार का गांव है। मु तियान ने पुष्टि करने से पहले एक पल के लिए नक्शा देखा। तो चलिए अंदर चलते हैं। लू किंग ने सामने की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी जो मुश्किल से ही नजर आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सचमुच कोई महत्वपूर्ण खोज मिल गई हो। समूह गांव की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में काले धुंध की हल्की हल्की परतें छाई हुई थीं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के रास्तों पर असंख्य शव बिखरे पड़े थे जो अस्वाभाविक मुद्राओं में मुड़े हुए थे। उनमें से हर एक पूरी तरह से सूख चुका था। उनके चेहरे पर घोर पीड़ा के भाव जमे हुए थे, मानो मृत्यु से पहले उन्होंने असहनीय यातना झेली हो। ये मु तियान और अन्य लोग सहज रूप से भय से पीछे हट गए। क्षण भर के लिए वे स्तब्ध रह गए। ये देखकर लू किंग ने बस अपना सिर हल्के से हिलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान ने साधना को कहीं अधिक आसान बना दिया था। पूर्व स्वर्गीय लोक तक पहुंचना भी अब उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। हालांकि खेती में इस आसानी के कारण कई किसानों में उचित परीक्षण और परिपक्वता का अभाव भी हो गया था। उदाहरण के तौर पर मु तियान और उसके समूह को लें। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन अतीत में वे एक महान संप्रदाय के भीतर कुलीन बल रहे होंगे। लेकिन जब मानसिक दृढ़ता की बात आई तो वे बुरी तरह असफल रहे। वे मात्र लाशों से भी भयभीत हो जाते थे। अतीत के मार्शल आर्ट के महान गुरुओं की तुलना में उनमें संयम की घोर कमी थी। कुछ क्षण चिंतन करने के बाद लू किंग ने अपनी निगाहें अपने सामने पड़े सूखे शवों की ओर घुमाईं। गांव में प्रवेश करने से पहले ही उसे यह आभास हो गया था कि यह स्थान जीवन से रहित है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कियू परिवार के गांव में हर एक व्यक्ति का नरसंहार कर दिया गया होगा। इसके अलावा उनका सार, उनकी आत्मा ही छिन चुकी थी और वे असहनीय पीड़ा में मर गए। एक विशेष शव ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक महिला जो अभी भी एक बच्चे के छोटे मुरझाए हुए शरीर को पकड़े हुए थी। लू किंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। भाई, ये तो उनमें से केवल शियाओ यान ही शांत रही। आखिरकार जब वह बचपन में लू किंग के साथ झोंकझों की यात्रा पर गई थी तो उसने रास्ते में अनगिनत लड़ाइयां और लाशें देखी थीं। इन वर्षों में उन्होंने ज्यूली गांव में घायल ग्रामीणों के इलाज में डॉक्टर चेन की अक्सर सहायता भी की थी। हालांकि उसके सामने का दृश्य भयावह था, लेकिन यह उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुमसे कहा था, मैं दखल नहीं दूंगी। तुम्हें इसे खुद ही संभालना सीखना होगा, लू किंग ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर जियाओ यान ने तुरंत सवाल पूछना बंद कर दिया और शवों की सावधानीपूर्वक जांच करने लगी। उसने पहले ही उनमें कुछ असामान्य बात देखी थी। भाई बहनों के शांत व्यवहार को देखकर मु तियान और अन्य लोग धीरे धीरे अपने संयम में आ गए। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। वे बस कुछ सूखे हुए शव थे, फिर भी उन्होंने इतनी बुरी प्रतिक्रिया दी। यहाँ तक कि छोटी शाओ यान ने भी इसे बेहतर ढंग से संभाला था। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे ही वे शियाओ यान से पूछने ही वाले थे कि क्या उसने कोई खोज की है, अचानक गांव में एक ठंडी, डरावनी आवाज गूंज उठी।